चलिए बच्चों, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन 91 तक पढ़ा, 92 हो गया था अपना, ये सुनो। सो 93, 94 और 95 को अपन डायरेक्टर के बात करते हैं। सो फ्रॉम टुडे वी मस्ट बिगिन, वी शैल बिगिन, वी शुड बिगिन, वी विल बिगिन विद अ न्यू टॉपिक, और टॉपिक का नाम है डायरेक्टर। ठीक है, नाउ लिसन टू मी। सो ये जो डायरेक्टर टॉपिक है, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं इस टॉपिक का। तो ओवरव्यू देने के लिए आई कम टू बेयर एक्ट। एक बार अपनी बेयर एक्ट खोलिए और बेयर एक्ट में सेक्शन नंबर 149 ओपन करिए। डिवोशन देख रहे हैं भाई का बेयर एक्ट के लिए? ग्रेट ग्रेट। चलिए, सो प्लीज ओपन सेक्शन नंबर 149। बेयर एक्ट में सब लोग, ऑनलाइन वाले बच्चे, बेयर एक्ट में प्लीज ओपन सेक्शन नंबर 149 एंड आपको अगर बेयर एक्ट दिख रही है तो वहां पे देखिए चैप्टर नंबर 11 शुरू हो रहा है। कौन सा चैप्टर? Yes, Bear Act में we are starting with chapter number 11 and chapter number 11 deals with appointment and qualification of directors। किसे डील कर रहा है चैप्टर 11? हाँ जी, मैं बेयर एक्ट के हिसाब से बात करूँ। आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर नोट्स, ठीक है। सो बेयर एक्ट के हिसाब से वी आर स्टार्टिंग विद सेक्शन नंबर चैप्टर 11 ऑफ कंपनीज एक्ट। यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि ना 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड है ना कंपनी लॉ। सो 29 में से वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 11। तो यहाँ पे अपन 2-3 चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर 11 भी है, उसके बाद अगर आप थोड़ा सा आगे आए तो अगर आप देखें तो सेक्शन 173 खोलेंगे तो वहां से चैप्टर 12 चालू हो जाएगा। कौन सा चैप्टर चालू हो जाएगा? मीटिंग्स ऑफ बोर्ड। इफ यू कुड सी, दिख रहा है सबको? मीटिंग ऑफ बोर्ड चालू हो जाएगा 173 से, तो ये भी यहीं पे अपन कवर करेंगे। उसके बाद इफ यू कुड सी, उसके बाद अगर आप थोड़ा सा आगे आ जाएंगे पेज नंबर 1.499 में, तो चैप्टर 13 चालू हो जाएगा। क्या चालू हो जाएगा? चैप्टर 13। ठीक है। सो बच्चों, ये चैप्टर जो है, तो इसी चैप्टर के अंदर बेसिकली अपन को पढ़ना है सेक्शन नंबर 206 तक। कहां तक पढ़ना है अपने को? तो इस लगभग इतना अपने को पढ़ना है बच्चों। एंड वी हैव द टाइम। आज अगर मैं देखूं तो तारीख कौन सी है? 8 अगस्त है आज। कोशिश मेरी रहेगी, प्रयास मेरा रहेगा कि 30 अगस्त तक मैं डायरेक्टर का चैप्टर आपका क्या कर दूं, खत्म कर दूं। आई वुड ट्राई माई बेस्ट। सो संडेज को वी कैन हैव एक्स्ट्रा लेक्चर्स जो मैं नहीं लूंगा 90%। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ठीक है। संडे को बहुत मुश्किल होता है घर से निकलना, सब कब्जा करके रखे होते हैं मेरे ऊपर। यस, तो बट स्टिल आई विल ट्राई कि 30 अगस्त तक ये चैप्टर अपना खत्म हो जाए, क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो गया मतलब समझ लीजिएगा अपना 70% कंपनी लॉ खत्म हो जाएगा। फिर अक्टूबर के महीने में मेरा जो टारगेट रहेगा दैट वुड बी ऑन अकाउंट्स, ऑडिट, जनरल मीटिंग। ये 3 टॉपिक हो गए, मतलब 90% तक विल रीच। फिर छोटे छोटे टॉपिक्स अपने बचेंगे बच्चों, ठीक है। सो गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। सॉरी बेटा, टेस्ट टेस्ट भी लेंगे, डोंट वरी। और प्लीज़, इनफैक्ट जो मैं आपको एवरीडे क्वेश्चन देता हूँ लिखने के लिए, आप उसको टेस्ट का ही पार्ट समझें, दैट वुड बी बेटर। हाँ हाँ हाँ, प्लीज़। वो ये सब एक स्कैम है, टेस्ट, कि टेस्ट होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए। इफ़ यू आर डूइंग राइटिंग प्रैक्टिस, क्वेश्चन आंसर अगर आप रोज कर रहे हैं, बिकॉज टेस्ट को लेके मैं बता दूं हमारा एक्सपीरियंस इज नॉट गुड एट ऑल। बच्चे सिर्फ, भावना तू भी ना सिर्फ टेस्ट देने के लिए बोलती है। जब मैं टेस्ट लूंगा ना, नहीं नहीं नहीं, बिलीव मी, जब मैं टेस्ट देता हूं ना तो नो वन राइट्स आंसर। बिलीव कीजिए मेरा, नो वन राइट्स आंसर। मेरे टोटल 400 बच्चे हैं ग्रुप 1 में, मुश्किल से 2 बच्चों की आंसर शीट आती है, 3 बच्चों की, और जिसकी आती है वो भी सब कॉपी करके देते हैं। सो इसलिए रादर देन गिविंग टेस्ट एवरी डे, व्हाट आई डू, मैं आपको रोज लिखवाता हूं। तो मैं कोशिश करता हूं कि रोज ही आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ टेस्ट। बट मैं वो फैकल्टी हूँ जिसके पास टेस्ट पेपर की कमी नहीं है। सो वेन एवर यू विश टू गिव टेस्ट, जस्ट टेल मी, मैं इस संडे को ले लूँगा। मेरा कोई उसमें टेस्ट लेने में मेरा कोई
समय जाता नहीं है, तो मेरे पास सारे पेपर्स रेडी है, मुझे बस आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे डालना है, तो आई विल गिव टेक टेस्ट एज वेल नाउ प्लीज हियर। बट रादर देन टेस्ट मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा कि प्लीज लाइक मैं आपको रोज ही बोलता हूँ कि टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कीजिएगा, जस्ट पढ़ाई को ही अपना फोकस मानिएगा, बिकॉज आप सब लोग यू आर गिविंग सो मच ऑफ टाइम। 8 बजे से लेकर 2-2:30 बजे तक आप यहाँ पे साथ में रहते हो, तो प्लीज़ अभी सारी चीज़ें छोड़ के जस्ट फोकस ऑन स्टडीज़। ठीक है, मैं देखता हूँ क्लास खत्म होने के बाद भी लोग 2-2 घंटे वहाँ सोफे में बैठ के टाइम पास करते हैं। प्लीज़ आपकी क्लास है, सोफा क्या आप लेट जाओ वहाँ पे, बट अगेन आप समझिए, आप एक कसम खाइए कि मैं क्लास जाने के बाद 3 घंटे पढ़ने के बाद वापस क्लास आऊँगी और फिर मेरे को जितना टाइम पास करना है मैं 1 घंटे करूँगी। बट वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड योर प्रायोरिटीज। आप यहाँ पे पुणे आए हो, पढ़ने के लिए आए हो, तो प्लीज़ हाथ जोड़ता हूँ अभी टाइम की वैल्यू को रियलाइज़ करो, नहीं तो टाइम ऐसे निकल जाएगा ना, पता नहीं चलेगा, और आखिरी में जब ज़िंदगी में कुछ बन नहीं पाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, इट काउंट्स अ लॉट, एंड यू ऑल नो कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम। एक बार वो अटेम्प्ट का पीरियड चालू हो गया तो वो वापस आने वाला नहीं है। देर इज़ नो सफिशियंट कॉज। अब तुम बोलो कि एनीवे वट एवर इट मे बी, सो आई विल बिगिन। 15-20 मिनट तक ठीक है, 25 मिनट ठीक है, 1-1, 2-2 घंटे बैठ के माँ की आंख लगे रहते हैं साले, ऐसा लगता है वो सोफा उठा के फाड़ के फेंक दूं। और खुद का टाइम तो वेस्ट हो रहा है, प्लस साथ में 5 लोग और फेल होंगे। आधा घंटा भी ठीक है, चलो क्लास खत्म हो गई, दिमाग पे बर्डन रहता है, आधा घंटा ठीक है, बैठे ही रहते हैं 2-2, 3-3, 4-4 घंटे माँ के करते क्या वहां बैठ के। और सबसे बड़ी बात, दुनिया लाइब्रेरी में पढ़ रही है, अपनी क्लास के सारे बच्चे लाइब्रेरी भाग जाते हैं और बैठे हो वहां पे। एनीवे चलिए बच्चों, सो ऑन दैट नोट वी वुड बिगिन। सो फ्रॉम टुडे आई एम स्टार्टिंग। और अब बच्चों अब देखिए बहुत क्रूशियल टाइम आ चुका है, तो अब प्लीज़ पढ़ाई पे ही सारा ध्यान लगाइए, मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, नहीं तो इंस्टीट्यूट किसी के ऊपर रहम नहीं करती। और उन्होंने उस दिन आईसीएसआई की जो पास्ट प्रेसिडेंट थे वो दे रहे थे, जब स्पीच दे रहे थे अपना सिलेबस के बारे में, तो उन्होंने बता दिया कि नए सिलेबस में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। वहाँ पे एक सब्जेक्ट भले ही हम कम कर रहे हैं, बट पेपर की टफनेस का लेवल हम इससे डबल करेंगे, तो तैयार रहना बच्चों। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वर्स्ट ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। इसलिए अपनी पढ़ाई को क्या करो, बहुत स्ट्रांग रखो बच्चों, क्योंकि किसी के ऊपर रहम नहीं होने वाला। रिजल्ट का परसेंट और कम होगा, वो 7 सब्जेक्ट कर रहे हैं नए सिलेबस में, मतलब दे वुड बी मोर एंड मोर स्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ चेकिंग। क्या पता कि वो सीए जैसे रिजल्ट देने लगे जहाँ पे तुम जेन्युइनली डिजर्व करते हो पास होना, बट स्टिल तुमको लटकाएंगे, क्योंकि उनने सब्जेक्ट 7 किए ना। चलो एनीवे, सो ऑन दैट नोट आई विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। आई विश कि आप सब लोग काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाएं पढ़ाई के लिए और टारगेट कंप्लीट करो। 3-3.5 घंटे, मैं क्या बोल रहा हूँ, 3.5 घंटे की आप पढ़ाई कर लो बस, उसके बाद रात भर घूमो, जो करना है करो, बट मेक श्योर क्लास खत्म होती है 3.5 घंटे की आप पढ़ाई करो, वापस से आप मिलो मलो, जो करना है यहाँ पे आके बैठो आराम से। यार तुम्हारे लिए तो इतना अच्छा क्लासरूम हमने बनाया है, इतना अच्छा ऑफिस है, सब कुछ है, तुम्हारा ही है यार, हम क्या करेंगे, हमको थोड़ा ना लेके जाना है ये सब। अरे सब तुम्हारा है, 4 बजे के बाद तो हम भी गायब हैं, 4:30 के बाद तो हम भी नहीं रुकते क्लास में। ठीक है चलिए, एनीवे सो इट्स योर क्लास ओनली, बट रेस्पॉन्सिबली आप मजे लीजिए क्लास के। अरे यार आई एम रियली सॉरी, डायरेक्टर्स की स्पेलिंग ही गलत है, चैप्टर की बिगिनिंग की स्पेलिंग गलत है। कर्मा कटेगा तो सबका। चलिए बच्चों, सो आई विल स्टार्ट। नहीं बुक में ठीक है, वो एक्चुअली मैंने सुबह सुबह ही टाइप किया, ये वो कॉपी किया था ना नोट से, तो वो टॉक आया नहीं था, वो डिज़ाइन रहता है ना। सो एनीवे डायरेक्टर्स, चलिए तो मैं इसको छुपा दूंगा जल्दी से ना। लिसन टू मी, डायरेक्टर का वेटेज इज ऑलमोस्ट 30 मार्क्स इन एग्जाम। ये पूरा चैप्टर, जब मैं डायरेक्टर कह रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ उन तीनों टॉपिक्स की जो यहाँ पे है, लगभग 30 से 40 मार्क का आता है। पार्ट बी कंपनी लॉ के अंदर पार्ट बी पूरा 40 मार्क का होता है, तो लगभग समझिए वो पूरा डायरेक्टर्स के ऊपर ही है। ठीक है, सो डायरेक्टर के ऊपर अपना फोकस बहुत अच्छा रहेगा। विल हैव काफ़ी राइटिंग प्रैक्टिस हम यहाँ पे करने वाले हैं, और मेरा आपसे प्रॉमिस है कि
एक भी प्रोविजन आपको अनक्लियर नहीं रहेगा। आई विल बी टीचिंग यू एवरीथिंग। सारे स्केड्यूल्स मैं यहाँ पे कवर करूंगा। आई विल बी कवरिंग, वी वोंट बी स्पेयरिंग, वी वोंट बी लीविंग इवन अ सिंगल थिंग, ठीक है। सिंगल प्रोविजन भी हम छोड़ने वाले नहीं है। चलिए, सो प्रायर टू स्टार्टिंग विद द चैप्टर, मैं थोड़ा सा आपके साथ, मैं आपको सबसे पहले बता दूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टर। ध्यान देखिए, और आप लोग भी कोशिश कीजिएगा 22 दिन तक लगातार क्लास आए। डू नॉट बंक द क्लासेस, वैसे भी आप लोग नहीं करते, बट स्टिल। सो सबसे पहले डायरेक्टर शब्द का मतलब क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर शब्द की दो मीनिंग निकाल सकते हैं अपन। एक डिक्शनरी मीनिंग, मैं लीगल मीनिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं बच्चों, आई एम टॉकिंग अबाउट डिक्शनरी मीनिंग। डिक्शनरी मीनिंग इज द वन हु डायरेक्ट्स, द वन हु, जिसके हाथ में कार का स्टीयरिंग होता है, जिसके हाथ में क्या होता है, कार का स्टीयरिंग होता है, ही इज अ डायरेक्टर। क्योंकि कार को दिशा कौन देता है, जिसके हाथ में कार का क्या है, स्टीयरिंग है। सो बेसिकली डायरेक्टर्स आर द पर्सन्स जो कंपनी को क्या करते हैं, दिशा देते हैं कंपनी के लिए, कंपनी के बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं। और आप सबको पता है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, जैसे रिलायंस में करोड़ों शेयर, लाखों शेयर होल्डर्स हैं, टाटा लाखों शेयर होल्डर्स हैं। बट मुझे एक चीज़ बताइए कि हर एक शेयर होल्डर कंपनी के डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है? वी डोंट पार्टिसिपेट, यस और नो बच्चों? सो वी डोंट पार्टिसिपेट एट ऑल इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। क्यों बच्चों, क्यों? क्योंकि अपने को कंपनी चलाना आता ही नहीं है। वी डोंट नो हाउ टू रन द कंपनी। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ऑल नो। यार अपने को जब कंपनी चलाना आता ही नहीं है, व्हेन वी डोंट नो हाउ टू रन द कंपनी, तो व्हाट कंपनी डज इज, बच्चों कंपनी क्या करती है, कंपनी देखिए, कंपनी को तो अपने आप, कंपनी है सेपरेट लीगल एंटिटी, उसको तो जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो वो क्या करती है, वो अपने आप को चलाने के लिए, अपने आप को मैनेज करने के लिए क्या करती है, एजेंट्स अपॉइंट करती है। क्या अपॉइंट करती है? और उन एजेंट्स को, टू दोज एजेंट्स वी रेफर एज व्हाट बेटा, डायरेक्टर। अब लेकिन जो डिक्शनरी मीनिंग है डायरेक्टर की, जो कौन सी मीनिंग है, उसका कंपनी लॉ की डेफिनेशन से कोई रेलेवेंस नहीं है। कंपनी लॉ के हिसाब से डायरेक्टर का मतलब होता है वो इंसान, अपने एक्ट में ओनली इंडिविजुअल कैन बी डायरेक्टर। तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, वो इंसान जो बोर्ड में अपॉइंटेड है। कौन सा इंसान बच्चों? जिस इंसान की नियुक्ति कहां पे हुई है, जिस इंसान की नियुक्ति बोर्ड में हुई है, जिस इंसान की नियुक्ति कहां पे हुई है, बोर्ड में, वो इंसान क्या है, दैट पर्सन इज अ डायरेक्टर। एग्जैक्टली। सो कई बार आपको खुश करने के लिए जब आप कंपनी में अपॉइंट हो, तो ये बोल दिया जाएगा कि यू नो, आपको मैं डायरेक्टर बना रहा हूं मार्केटिंग का, आपको मैं डायरेक्टर बना रहा हूं इसका। किसी को भी डायरेक्टर की डेजिग्नेशन बांट देते हैं कंपनी में? नहीं। कंपनी के लिए डायरेक्टर कौन है? हु इज द डायरेक्टर फॉर द कंपनी? only the one who has been appointed to the board. Section, yes, section 2 clause number 34, section 2 clause number 34 क्या बोलता है बच्चों, who is a director? जो बंदा कहां पे अपॉइंट हुआ है, जो बंदा बोर्ड में अपॉइंट हुआ है, only that person is a director. सो आप किसी को भी डायरेक्टर की डेजिग्नेशन बांटते नहीं चल सकते, आप किसी को भी डायरेक्टर बना नहीं सकते। सिर्फ कौन बंदा डायरेक्टर कहलाएगा कंपनी का? ओनली द वन हु हैज बीन अपॉइंटेड टू द बोर्ड। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नाउ अब बोर्ड का मतलब क्या है? बोर्ड इज नथिंग, बोर्ड इज द कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स। सो जो दोनों, डायरेक्टर की डेफिनेशन और बोर्ड की डेफिनेशन, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री डेफिनेशन है। So directors will make the board. Directors will make the board. And what is board? It's a collective body of director. आपको अगर 10 रिलायंस के सारे डायरेक्टर्स को गाली देनी है, तो आप सिर्फ क्या बोल दीजिए,
रिलायंस का बोर्ड गंदा है. If you want to abuse the board, entire board, yeah, each director of Reliance का if you want to abuse, what you can say is Reliance का board क्या है, गंदा है. इसका मतलब आपने किसको गाली दे दी? Each, because board is what? Board is collective body of the directors. ठीक है, ये मैंने बहुत दिल पे पत्थर रख के बोला है रिलायंस का बोर्ड गंदा है, because you all know Reliance is my favorite company बच्चों. रिलायंस, टाटा, आईटीसी, ये कुछ कंपनीज है जो इंडिया का क्या है, अभिमान है, गर्व है इंडिया का बच्चों. ठीक है, अडानी, अडानी बोलने में थोड़ा सा मुझे डर लगता है क्योंकि उसका स्टॉक मार्केट का प्राइस ना स्टेबल नहीं रहता है यार, वो अनाप शनाप भागता है, अनाप शनाप गिरता है. सो एनीवे, बट गौतम अडानी इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड मैन, काफ़ी अच्छे इंसान है वो. सो बट मैंने अभी अडानी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, डर लगता है अडानी में इन्वेस्टमेंट करने से. एनीवे, सो दिस इज द डेफिनेशन. ये दो डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है. चलिए, अब बच्चों अगर आप कंपनीज एक्ट 1956 की डेफिनेशन देखें, कहां की डेफिनेशन देखें, इफ यू लुक एट द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टर गिवन इन वेयर बच्चों, अगर डायरेक्टर की डेफिनेशन आप देखें कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर, अगर आप डायरेक्टर की डेफिनेशन देखें तो क्या समझेगा आपको? 2 सबसेक्शन 13 में बताया था डायरेक्टर इंक्लूड्स एनी पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड. सो कंपनीज एक्ट 1956 की जो डेफिनेशन थी, जो कहां की डेफिनेशन थी, कंपनीज एक्ट 1956 की जो डेफिनेशन थी, वो डेफिनेशन काफी ज्यादा ब्रॉड थी. वो डेफिनेशन क्या थी? काफी ज्यादा ब्रॉड थी. जिसका मतलब क्या था? कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं थी वो. 1956 का जो एक्ट था वो बोलता था एनी पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ बोर्ड बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड. कहने का मतलब कोई भी इंसान जो किसके फंक्शन, ऑक्यूपाइंग द पोजीशन, ऑक्यूपाइंग द पोजीशन मतलब मुझे बताइए आप दुष्यंत सर की पोजीशन को कब ऑक्यूपाई कर सकते हैं? जब आप वो सारे फंक्शन निभाएं जो दुष्यंत सर करते हैं, तो आप दुष्यंत सर की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लोगे. सो एनी पर्सन ऑक्यूपाइंग द फंक्शन, ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर इज कॉल्ड एज डायरेक्टर. 1950. तो इसका मतलब ये था कि कोई भी इंसान जो डायरेक्टर की जिम्मेदारी को निभाता है, उसका नाम कुछ भी हो, उसको आप सीईओ बोल लो, उसको आप चपरासी बोल लो, बट चपरासी भी वही काम कर रहा है जो कौन करता है? चपरासी भी अगर बोर्ड मीटिंग अटेंड कर रहा है, उसकी डेजिग्नेशन, उसका पद क्या है, वो मैटर नहीं करता. मैं 1956 की डेफिनेशन की बात कर रहा हूं. सो इट वाज वेरी लाइक ब्रॉड डेफिनेशन थी. तो कोई भी इंसान, फॉर एग्जाम्पल आज डायरेक्टर नहीं है तो जॉली को हमने मीटिंग में बुला लिया, तो जॉली एडवाइस देगी. सो इवन शी कुड अमाउंट टू डायरेक्टर, शी कुड अमाउंट टू द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर. ये भी डायरेक्टर मानी जा सकती थी. किसके अंदर? तो बच्चों ये काफी प्रॉब्लमेटिक डेफिनेशन थी ना, क्योंकि डायरेक्टर होना आम बात नहीं थी. डायरेक्टर के लिए वो फॉर्म नंबर, जो भी पुराने एक्ट के अंदर फॉर्म था वो अपने को फाइल करना होता था. आई थिंक फॉर्म नंबर 14 था शायद, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. सो अभी ये सारा लफड़ा गंदगी खत्म कर दी. अभी सीधे बोला कि डायरेक्टर कौन बनेगा. आप किसी भी नाम से फंक्शन डिस्चार्ज करते हो वो फर्क नहीं पड़ता, आपका नाम कुछ भी हो, आपकी डेजिग्नेशन कुछ भी हो, जब तक आपको कहां पे अपॉइंट नहीं किया गया है, till the time you have been appointed to the board, आपको डायरेक्टर नहीं कहा जाएगा. So to be called as a director, your functions do not matter. To be called as director, listen to me what I am trying to say. To be called as a director, your functions does not matter. Your functions do not matter. What matters is your appointment. What matters is your appointment to the board, whether you have been appointed to the board or not. So अगर आप बोर्ड में अपॉइंट नहीं हुए तो आपको डायरेक्टर नहीं किया जाएगा, नहीं माना जाएगा.
So your appointment means everything. Your functions matter nothing. As long as किसकी definition concerned है? ओए, as long as किसकी definition concerned है? Directors की. तो the test is now being. So आज की तारीख में जो टेस्ट है वो क्या है? Appointed to the board and not merely holding the designation of director. Are you getting my point? The change now prevents the giving of designation like what बेटा? डायरेक्टर फाइनेंस, और आज की तारीख में उनको हम डायरेक्ट, पहले किसी को भी डायरेक्टर बना देते हैं, डायरेक्टर मार्केटिंग, डायरेक्टर सेल्स, एक कंपनी में पता नहीं कितने ही डायरेक्टर्स पड़े हुए हैं, डायरेक्टर्स की बुआ का लड़का, डायरेक्टर्स की मौसी का लड़का, डायरेक्टर्स की प्रमोटर की चाची का लड़का, सबको साला कंपनी में आते हैं और क्या बन जाते हैं। और मैंने तो ऐसी कंपनी में काम किया है, फैमिली ओन्ड कंपनी में काम किया है, मैंने लिस्टिंग भी करवाई है उस कंपनी की, तो मुझे पता है ये कितना दर्द वाला काम था बच्चों। People who were not appointed to the board were also given the designation of director. आरओसी लगा देता था क्योंकि उसका फॉर्म वगैरह फाइल नहीं करते, सिर्फ मजाक मजाक में डेजिग्नेशन दे दिया, अपनी चाची का बेटा है। Now anyway, so the overall control and supervision of the company is given to whom बच्चों? कंपनी का पूरा कंट्रोल, कंपनी का पूरा सब कुछ, सुपरविजन, पूरी देख रेख किसको दी गई है? One of the rules of attribution, इसका मतलब है the process of ascertaining the intention of the company says that state of mind of the board is state of mind of the company. True? State of mind एक नॉर्मल रूल है, ये लॉ में लिखा नहीं है, बट ये कोर्ट के द्वारा दिया गया डिसीजंस के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द बोर्ड इज द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द कंपनी। सीधी बात है, बोर्ड ने पास किया बोर्ड रेजोल्यूशन कि हमको मेमोरेंडम ऑल्टर करना है, इसका मतलब ये किसका डिसीजन है? Obviously this is the decision of the company, this is subject to the approval of shareholders in the general meeting, but can I say this is indeed the decision of the company? Is everyone with me? Yes, sir. Yes, sir. Now please hear. So बच्चों ध्यान से सीखेंगे। Now do come to सेक्शन नंबर 149, विल स्टार्ट विद सेक्शन 149, और यहां से अपने रूल्स कौन से चालू हो जाएंगे बच्चों? कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014। सो शैल वी बिगिन जर्नी ऑफ 40 मार्क्स। विल स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 149। नोट्स मैंने बहुत ही बेहतरीन लिखा है, इफ यू कुड सी, बट चूंकि हमको बैरेक्ट सीखना है, सो विल स्टार्ट विद द बैरेक्ट सेक्शन नंबर 149। चलिए, यस, सो इफ यू कुड सी बैरेक्ट के अंदर ये है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्शन नंबर 149। चलिए बच्चों, आपकी जो टाइटल की नोटबुक है, जो अपनी नोट्स अपन ने बनाई है टाइटल की, वो सबकी अप टू डेट है क्या? दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। तो आज उसमें नया अपडेशन मारेंगे, हाँ ना? अप टू डेट है क्या बेटा बुक? पक्का? चलो ग्रेट ग्रेट। अदिति, बाकी अभी तक का है, वो भी कंप्लीट कर लेना बेटा, ठीक है ना? बेटा आपको कुछ पता है कि नहीं अपनी नोट्स की बुक, टाइटल की बुक? ओके, आई विल टेल यू, डोंट वरी। तो अभी आप आज से स्टार्ट करो। आपकी नोटबुक के पीछे के 10 पेज, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी जुलाई से ज्वाइन किया है, तो अपनी नोट्स की जो आपकी नोटबुक है कंपनी लॉ की, उसके कम से कम 15-20 पेजेस आप छोड़ देंगे। दैट बुक विल बी योर सेक्शंस नोटबुक। तो ये आपको एग्जाम के टाइम पे सेक्शंस याद करने के लिए समझ में आएगा। चलिए, सेक्शन नंबर 149 डील्स विद व्हाट बेटा? किसे डील करता है? कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कहीं ना कहीं आप सेक्शन का टाइटल देखें, इफ यू कुड सी द टाइटल ऑफ द सेक्शन, ये सेक्शन क्या बोल रहे हैं आपको? कंपनी के पास चॉइस नहीं है, कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीन्स द कंपनी, एक तरह से आप देखें तो इसका मतलब ये भी निकलता है कि कंपनी जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बिना
सरवाइव नहीं कर सकती। कंपनी मस्ट हैव, कंपनी शैल हैव द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। चलिए प्लीज हियर। सबसे पहला सबसेक्शन 1 क्या बोल रहे हैं? नाउ प्लीज लुक हियर व्हाट सबसेक्शन 1 हैज टू से। चलिए सेक्शन 149 subsection 1, let's see what it has to say. Every company, कौन सी कंपनी बच्चों? एवरी कंपनी मतलब पब्लिक, प्राइवेट, स्मॉल, डॉर्मेंट, सारी कंपनीज, होल्डिंग, सब्सिडरी, दुनिया की कोई मतलब इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर जितनी कंपनी रजिस्टर्ड है, एवरी कंपनी विदाउट एन एक्सेप्शन, एवरी कंपनी मीन्स एवरी कंपनी शैल हैव व्हाट बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो हर एक कंपनी के पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए, और जिसमें कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल्स। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको बहुत जल्दी ऐसा आ जाएगा, मतलब डायरेक्टर इंसान होना चाहिए, लेकिन बहुत जल्दी ऐसा हो जाएगा कि कंपनीज भी डायरेक्टर रह सकती हैं कंपनी में। मतलब एक्स लिमिटेड में वाई लिमिटेड कैन बी अ डायरेक्टर। एग्जैक्टली। तो क्या होगा? वाई लिमिटेड अपने बिहाफ पे क्या करेगी? एक इंसान को क्या करेगी? नॉमिनेट करेगी कि भाई डायरेक्टर हम है तो हमको ये बंदा क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। सो ऐसा बहुत जल्दी होगा, मेरे ख्याल से हांगकांग के कंपनी लॉ के अंदर इस चीज़ को अलाउ कर दिया गया है। बट एज ऑफ नाउ बोर्ड के सदस्य कौन हो सकते हैं? ओनली इंडिविजुअल्स, इंसान। एज डायरेक्टर एंड शैल हैव, प्लस इंडिविजुअल डायरेक्टर होंगे आपके बोर्ड में, प्लस a minimum number of 3 directors in case of public company, 2 in case of private company, and 1 in 1 2 का 3 3 2 का 1। My name is दुष्यंत ना। सो बच्चों ओपीसी में कितने डायरेक्टर? मिनिमम। वो प्राइवेट कंपनी जो ओपीसी नहीं है उसमें मिनिमम 2, पब्लिक कंपनी 3। पब्लिक कंपनी का मतलब पता है? कौन सी कंपनी? जो प्राइवेट नहीं है, और ऐसी कंपनी जो प्राइवेट है पर उसकी होल्डिंग कौन है? अरे वही ना पढ़ा था अपन ने, एक प्राइवेट कंपनी जिसकी होल्डिंग कौन है, एक ऐसी कंपनी जो प्राइवेट नहीं है मतलब जो पब्लिक है। सो वहां पे भी कितने डायरेक्टर होंगे? तो प्राइवेट कंपनी जो किसकी सब्सिडरी है? प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक की सब्सिडरी है, वो अपने आर्टिकल में 3 रेस्ट्रिक्शन डाल सकती है, कोई प्रॉब्लम? वो अपने नाम में प्राइवेट लगा सकती है, यस और नो, बट उसके डायरेक्टर कितने होंगे? 3। चलिए दूसरा क्या है? मैक्सिमम। ये तो हो गया मिनिमम। मैक्सिमम सबके लिए एक ही दिया है। क्या दिया है? सब प्राइवेट, ओपीसी, पब्लिक सबके लिए मैक्सिमम कितने हैं? 15। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई। वो क्या बोल रहे हैं? प्रोवाइजो देखो, लुक एट द फर्स्ट प्रोवाइजो। कंपनी अगर चाहे तो 15 से ज्यादा डायरेक्टर भी अपॉइंट कर सकती, क्या पास करके? वेरी नाइस। तो मैक्सिमम 15, बट क्या आप इस लिमिट को एक्सीड कर सकते हैं? वेरी नाइस। कैसे एक्सीड कर सकते हैं? जनरल मीटिंग में क्या करके? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। लुक एट द प्रोवाइजो नंबर 2। सच क्लास और द क्लासेस ऑफ द कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1 वुमन डायरेक्टर। प्रोवाइजो 2 बोलता है सच क्लास ऑफ द कंपनीज एज में बी प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब मतलब सेक्शन 2 सबसेक्शन 76 है, 77 है। प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय मेकिंग रूल्स। सो सच क्लास एज में बी प्रिस्क्राइब शैल हैव, मे हैव लिखा है या शैल हैव लिखा है? शैल हैव मतलब आपके पास चॉइस नहीं है। आपके यहाँ पे कम से कम कौन सी डायरेक्टर होनी चाहिए? एक डायरेक्टर आपके यहाँ पे क्या होनी चाहिए? विमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। नाउ अब फटाक से अपन किसका रुख करेंगे? सीधे अपन भागेंगे रूल्स के तरफ। जल्दी से आओ, रूल्स। कम टू रूल 3। सो सेक्शन 149 के साथ जल्दी से बैरक में आ जाइए। रूल 3, कौन सी क्लास ऑफ द कंपनी जिसको वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना कंपलसरी? जल्दी से आ जाओ। द फॉलोइंग क्लास ऑफ द कंपनी शैल अपॉइंट एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर।
नीचे लिखी हुई क्लास ऑफ कंपनीज को कंपल्सरली झक मार के क्या करनी पड़ेगी, एक विमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। ये सुनो, खुश होगा कि नहीं तू? बिल्कुल दुखी है ये कि एक ही क्यों है, कम से कम 4 रहनी चाहिए। यस और नो? हाँ, बाकी 2 रख लो, 4 रख लो, 6 रख लो, लेकिन कम से कम आपको कितना करना है, एक जरूरी है। इसके ऊपर एलओडीआर में भी कुछ लिखा है, हम अपने नोट्स में मैंने, अच्छा बैरक के साथ साथ अपने कंपनीज एक्ट में बहुत परेशान किया अपने को यार। कंपनीज एक्ट तो पढ़ाते पढ़ाते हैं, अब यहाँ पे वो क्या करेंगे, एलओडीआर भी घुसेड़ देंगे। जो लिस्टेड कंपनी को एलओडीआर एप्लीकेबल होता है, आइडियली दिस इज रॉन्ग, नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि आप एलओडीआर पूरा कहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ग्रुप 2 में पढ़ने वाले हैं, तो ये बहुत दर्द है। एनीवे बट हम देखेंगे, पढ़ना तो पड़ेगा ना। कौन सी कंपनी को वुमेन डायरेक्टर चाहिए? सबसे पहले देखो, सबसे पहला है एवरी, हर लिस्टेड कंपनी को, प्लस पब्लिक कंपनी। कौन सी कंपनी? लिस्टेड कंपनी प्लस पब्लिक कंपनी, जिसकी पेड अप कैपिटल कितनी है? पब्लिक कंपनी विथ पेड अप कैपिटल ऑफ ₹100 CR और मोर। अच्छा, यहां पे पेड अप कैपिटल लिखा है, राइट? इफ यू कुड सी, यहां पे क्या लिखा हुआ है कि पेड अप इक्विटी कैपिटल लिखा है, पेड अप कैपिटल लिखा है, राइट? पेड अप शेयर कैपिटल लिखा है, मतलब इक्विटी, वेरी नाइस बेटा, इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस कैपिटल मिला के अगर आपका कितना होता है 100 करोड़ या उससे ज्यादा का, क्या है, पेड अप कैपिटल है। या फिर बीच में और लिखा है, या फिर टर्नओवर कितना है आपका, ऑफ ₹300 CR और मोर। तो बच्चों, अगर आप लिस्टेड हो तो मैंडेटरली आपके यहाँ पे 1 वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप क्या हो, इफ यू हैपन टू बी अ पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड नहीं है, प्राइवेट के लिए कोई जरूरी नहीं है, अगर आप कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी हो, आप कौन सी कंपनी हो, पब्लिक हो, बट आप लिस्टेड नहीं हो, तो सारी पब्लिक कंपनी नहीं, पब्लिक कंपनी जो दोनों में से क्या कर दे, एक ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, दोनों में से कोई भी 31 मार्च जो आपकी लास्ट डेट होती है फाइनेंशियल ईयर की, उसको दोनों में से अगर आपने क्या कर दी, एक कंडीशन, मतलब अगर आपका टर्नओवर कितना है 300 करोड़ या उससे ज्यादा का है, या फिर टर्नओवर 300 करोड़ का नहीं है बट आपकी पेड अप कैपिटल कितने की है, तो दोनों में से अगर आपने कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो आपको कंपल्सरी क्या करना है, आपके बोर्ड में कंपल्सरी देयर हैज टू बी 1 वुमेन डायरेक्टर। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट वाला प्रोवाइजो, फर्स्ट प्रोवाइजो अपने काम का नहीं है, वो 2014 के टाइम का है, तो अपने कोई काम का नहीं है, तो डायरेक्टली कम टू द सेकंड प्रोवाइजो। सेकंड प्रोवाइजो क्या बोल रहा है, अगर आपकी वुमेन डायरेक्टर छोड़ के चली गई, तो सुमन बेचारा इतना उदास हो गया, वुमेन डायरेक्टर छोड़ के गई, व्हाट्सएप पे ही इज बैक विद द न्यू स्टेटस, तुझे क्या लगा था, बीच में आग वाग जला देगा वो रील वील, तुझे क्या लगा था तू छोड़ के जाएगी तो मैं पागल हो जाऊंगा, तू लड़की है, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं। यस और नो बच्चों? तो ऐसा बच्चों, सुमन बेचारा बहुत निराश हो गया। क्या हो गया, वुमेन डायरेक्टर जब से छोड़ के गई, और इसी कारण छोड़ के गई है, वो मीटिंग में आती थी सिर्फ उसको देखते रहता, ऐसे देखता था बच्चों, डर गई बच्चों, उसको लगता था आंखों ही आंखों में किसी ने गलत काम कर दिया है। यस, निकल जाके उसने तुरंत रिजाइन कर दिया बच्चों, सीधे मेरे पास आई दौड़ते दौड़ते कि सर बस बहुत हो गया। सुमन जैसे लोग जब तक इस कंपनी में रहेंगे कोई भी वुमेन डायरेक्टर टिक नहीं पाएगी। मैंने बोला प्लीज ऐसा मत बोलो, सुमन मेरी जान है, और सुमन की आंख में प्रॉब्लम है, सुमन इंसान अच्छा है, वो देखता इधर है, लोगों को लगता है देखता उधर है, वो कई लोग होती बीमारी, तो बेचारे को वो है, जब से वो छोटा था तब से उसको बीमारी है वो। तो लड़की रोने लगी कि मैं कितनी गलत थी।
मैं लगा कोई नहीं, आप छोड़ के चले आइए। तो क्या हो गया बच्चों, वुमेन डायरेक्टर तो चली गई बच्चों। तो इसके वुमेन डायरेक्टर के जाने से हमारे वुमेन डायरेक्टर के ऑफिस में क्या हो गया। अच्छा, आपको ये वुमेन डायरेक्टर का कंसेप्ट क्यों आया गया, क्यों लाया गया? विमेन डायरेक्टर कम से कम एक होनी चाहिए, क्यों? हाँ, एक तो विमेन एम्पावरमेंट है, और दूसरा एक रिसर्च की गई थी। क्या की गई थी? फॉर्च्यून 500 कंपनीज में एक रिसर्च की गई थी कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज मतलब वर्ल्ड की बेस्ट 500 कंपनीज बेस्ट क्यों है। तो इसमें यह पाया गया था कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज में जो फॉर्च्यून 500 है वहां पे विमेन डायरेक्टर थी। तो ये भी एक कारण था कि विमेन डायरेक्टर। तो दो चीजें थी, विमेन एम्पावरमेंट भी था एज वेल एज, अरे एज वेल एज जो रिसर्च की थी उसका भी रिपोर्ट था कि कंपनियां विमेन डायरेक्टर के आने के बाद ज्यादा क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। एनीवे, सो सेकंड प्रोवाइजो क्या बोल रहे हैं, व्हाट सेकंड प्रोवाइजो हैज टू से, अगर एनी इंटरमिटेंट वैकेंसी, इंटरमिटेंट का मतलब बीच में, अगर क्या हो गई किसके ऑफिस में, अगर विमेन डायरेक्टर के ऑफिस में क्या हो गई, वैकेंसी हो गई, तो वो वैकेंसी आपको कब फिल करनी है? सुनिएगा ध्यान से। देखिए यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं। प्लीज हियर that that vacancy in the office of women director shall be filled up by the board at the earliest, at the earliest मतलब जैसे ही विमेन डायरेक्टर छोड़ के गई, मान लो विमेन डायरेक्टर 1 जन 2021 को उसने क्या कर दिया, मैं 2022 कर लेता हूँ नहीं तो लोग बोलेंगे 2021 का लेक्चर दिया है, 2023 का कर लेता हूँ, तो कम से कम 2023 में भी ये लेक्चर वैलिड रहेगा, लेकिन 2022 के बच्चों को दर्द आ जाएगा। तो मान लीजिए अगर मैंने 1 जन 2023 को क्या किया बच्चों, विमेन डायरेक्टर ने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। तो अपने को वैकेंसी कब फिल करनी है? देखिए पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, एट द अर्लीस्ट बोले तो मेरी माँ क्यों दिमाग लगाने का लिखा है, एट द अर्लीस्ट मतलब जितनी जल्दी हो सके। सो जितनी शीघ्र, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्या कर लो, वैकेंसी फिल कर लो, बट नॉट लेटर देन, मतलब इसके बाद में नहीं। वेरी नाइस, इसके बाद में नहीं। तो जितनी जल्दी करना है उतनी जल्दी कर लो, पर इस तारीख के बाद में मत करो। किस तारीख के बाद में मत करो? नॉट लेटर देन इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। डेट ऑफ व्हाट बेटा, मतलब 1 जनवरी के बाद जो भी आपकी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होती है, तो मान लो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होती है 1 मार्च को होती है। कब होती है बच्चों नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग? मान लीजिए हमारी कंपनी की नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होती है 1 मार्च को, और 3 months फ्रॉम सच वैकेंसी विच एवर इज लेटर। तो 1 जनवरी को वैकेंसी हुई, 1 जनवरी 3 महीने कब होंगे बच्चों, यार सॉरी 1 जन से 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल। मान लीजिए 1 अप्रैल 2023, ध्यान से कहो। सो वैकेंसी कब फिल होनी चाहिए? एट द अर्लीस्ट, एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन, नॉट लेटर देन अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स या नॉट लेटर देन लेटर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स? नॉट लेटर देन लेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो इस इन दोनों के बाद में, तो जाने के बाद, विमेन डायरेक्टर के जाने के बाद हमारी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब हुई है? फर्स्ट बोर्ड मीटिंग मतलब उसके जाने के बाद जो पहली बोर्ड मीटिंग हुई है वो 1 मार्च, और उसके जाने के बाद 3 महीने कब खत्म हो रहे हैं? इन दोनों में से अर्लियर नहीं, इन दोनों में से जो क्या है, व्हाट इज लेटर, कैन आई से 1 अप्रैल तक आप वैकेंसी फिल कर सकते हो, बट नॉट लेटर देन दिस डेट, बट नॉट लेटर देन दिस डेट। इज एवरीवन विथ मी?
सो एक और चीज, जस्ट अ मिनट, इफ यू कुड सी, हाँ, if any vacancy arises in the office of women director, such vacancy shall be filled at earliest but not later than the following dates. ठीक है, तो हमने ऐसा लिखा है, it means from the above two dates whichever is later date the women director must be appointed on that date or the earlier date. Now is that more clear? Sure? बेटा समझ में आ रहा है? हाँ, समझना चाहिए। हाँ, नहीं समझा तो पूछना मेरे से, डरना मत, अपना बड़ा भाई समझना, पीछे वाले को मैं छोटा भाई हूँ, ठीक है, आई एम वेरी यंग। यस सर ये जो वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट होंगी हाँ, वो परमानेंट ही परमानेंट रहेंगी या सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी रह सकती हैं? तेरे को क्या करना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके बोर्ड में एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। अब वो परमानेंट रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी, उस अपने को क्या करने का, अपन क्या बोल रहे हैं, एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, बात खत्म। थोड़ा सबर अली का ले ले, रुक जा थोड़ा सा, सब बताऊंगा धीरे धीरे। सर एक बार फिर से बताइए। एक बार फिर से बता दो, इधर देखो, 3 months, I'll tell again ना, रुको एक मिनट, मत रुको, छोड़ दो। सो चलो चलो, अब आप लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। विमेन डायरेक्टर जो है, मान लीजिए उसके ऑफिस में वैकेंसी हुई है 15 जून को, सुना ध्यान से, 15 जून को वैकेंसी हुई है। उसके जाने के बाद जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हुई है वो हुई है 15 सितंबर को, सॉरी 13 सितंबर को। उसके जाने के बाद जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हुई है वो कब हुई है, मतलब उसके जाने के बाद जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग हुई है वो ही है कब बच्चों, तो मुझे बताइए उसकी यस, उसके ऑफिस में वैकेंसी कब तक फिल करनी, बताइए अपने को एक बार। उसके जाने के बाद जो क्या है, या फिर उसके अपॉइंटमेंट के कितने, उसके जाने के बाद के 3 महीने, विच एवर इज अर्लियर है लेटर, लेटर। तो यहां तक आप वैकेंसी फिल कर सकते हो, इज एवरीवन विद मी, बट इसके बाद में नहीं। क्या करने का अपने को, जैसा लिखा है अपन क्या करेंगे वैसा कर देंगे। अब मान लो बोर्ड मीटिंग भी इसी डेट को हो रही है उसके जाने के बाद, तो दोनों डेट अगर सेम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दोनों डेट अगर क्या है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ये डेट 15 सितंबर वाली डेट है, रात को 12 बजे तक रहेगी, कब तक रहेगी, रात को 12 बजे तक रहेगी, ठीक है। चलिए क्लियर है प्रशांत, चलो इधर आ जाओ ना प्लीज, इधर देखो, नेक्स्ट पॉइंट नोट्स में ही देखना एक बार। In case if the company was meeting the above paid up capital or turnover criteria since the date of its incorporation, मतलब कंपनी तुम्हारी पेड अप कैपिटल का, जिस दिन तुम्हारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी उस दिन तुम्हारी पेड अप कैपिटल 110 करोड़ की थी, तो मतलब तुम डायरेक्टली पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई और उसी क्राइटेरिया के साथ इनकॉर्पोरेट हुई, तो देन विद इन अ पीरियड ऑफ कितना मंथ बच्चों, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द विमेन डायरेक्टर हैज टू बी अपॉइंटेड। इधर देखो, सो मैंने कहा था कि एलओडीआर के प्रोविजंस भी मैंने नोट्स में आपको ऐड करके बताएं, देखिए ध्यान से। एडिशनली फॉर लिस्टेड एंटिटीज, कौन सी एंटिटीज बच्चों, वाइड रीसेंट नोटिफिकेशन प्रोवाइड्स दैट, सेबी ने रीसेंट नोटिफिकेशन के थ्रू बोला है क्या, that the board of directors of top 500 listed entities shall have at least one independent women director by April 1, 2019। मतलब सभी ने नोटिफिकेशन निकाला था और क्या कहा था कि अप्रैल 1, 2019 में क्या होगा, कंपनी में एक कौन सी डायरेक्टर होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर। कौन सी डायरेक्टर बच्चों, इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर ना। इंडिपेंडेंट कौन डायरेक्टर कौन होता है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बट अभी मान के चलिए कि आपके यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए थी। And the board of directors of the top 1000 listed entities shall have at least one independent director by April 1, सॉरी जो टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज हैं, जो
स्टॉक एक्सचेंज में टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज है बेस्ड ऑन देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन, बेस्ड ऑन देयर, उनको अप्रैल 1 के थ्रू, और जो टॉप 1000 वाली है उनको कब बच्चों, अप्रैल 1 2020 तक एक विमेन डायरेक्टर अपॉइंट करने दी जो क्या है, इंडिपेंडेंट हो. द टॉप 500 एंड टॉप 1000 एंटिटीज शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट बेटा, कौन सी डेट को, एट द एंड ऑफ द इमीडिएट प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. तो अभी जैसे 31 मार्च 2022 आएगा, सॉरी गया 31 मार्च 2022 को जितनी भी टॉप 500 और टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज हैं उनको क्या करना है, इमीडिएटली दे नीड टू अपॉइंट व्हाट बेटा, वन विमेन डायरेक्टर फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स. ठीक है. नाउ अब इसके ये जब आया ना तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हुए. क्यों कंफ्यूज हुए मैं बताता हूँ. कि सर मतलब एक विमेन डायरेक्टर कंपनी एक्ट के हिसाब से अपॉइंट करना है और एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर एलओडीआर के हिसाब से अपॉइंट करना है. मैं भी कंफ्यूज हुआ था जब ये रूल आया. तो फिर हमने थोड़ा रिसर्च किया और उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे. इट मीन्स इफ अ सिंगल विमेन डायरेक्टर इज अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देन द रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट बेटा, एज वेल एज एलओडीआर विल बी कंप्लाइड. ठीक है. इट शुड बी नॉट इंटरप्रिटेड लाइक व्हाट बेटा, टू विमेन डायरेक्टर आर टू बी अपॉइंटेड. इज दैट क्लियर. ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन था. तो इसको हमने थोड़ा सा, क्योंकि सेबी में ये नहीं बोला था, सेबी के नोटिफिकेशन में ये नहीं बोला था अपार्ट फ्रॉम द विमेन डायरेक्टर. जिसको आपने अपार्ट फ्रॉम नहीं बोला, क्या बोला कि मेक श्योर कि आपके यहाँ पे वन इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर हो. तो कंपनीज एक्ट बोलता है वन डायरेक्टर विमेन डायरेक्टर, सेबी बोलता है वन इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर. 500 और 1000 कंपनीज में. तो अपन ने क्या किया, आप एक इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर अपॉइंट कर लो तो आपकी दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी. नहीं आपको नहीं, नहीं हमको एक नॉर्मल भी अपॉइंट करनी है, तो तुम्हारी खुशी है. एक खुशी हमारे पास भी है, ग्रुप 2 में बैठी है. सॉरी 3 खुशियां हैं अपने पास. अपनी एक खुशी कहाँ गई यार, वो एग्जाम. ओके चलो कोई नहीं. नाउ स्टार्ट करो. क्वेश्चन लिखो जल्दी से. क्वेश्चन लिखो अपना. राइटिंग प्रैक्टिस का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत जल्दी आ गया. मी कल्पना किला होता नहीं कि इतनी जल्दी आ जाएगा. और अभी वो मेंबरशिप वाले चैप्टर में तो आप लोग एकदम फ्री हो गए ना. एक भी राइटिंग प्रैक्टिस हुआ नहीं. डोंट वरी, सारा रिकवर होगा यहाँ पे. सबका बदला लेगा ये तेरा फैजल. राइट फास्ट. क्वेश्चन लिखिए जल्दी से और क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन के थ्रू. चलिए बच्चों जल्दी.
डन, लिख लिया क्वेश्चन? ग्रेट। चलिए, क्या होगा इसका आंसर? आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। देखो, ये तुमको कंफ्यूज करने के लिए है। अपने को सिर्फ किससे काम है? वी जस्ट नीड टू हैव द वर्क फ्रॉम टर्नओवर। अपने को बाकी कुछ देखना नहीं है। लेकिन जिन बच्चों ने ढंग से पढ़ा नहीं होगा वो फंस जाएंगे यहाँ पे यार। कम, हाँ हाँ, नहीं स्टिल, बट एक बार याद रखना, मतलब इंस्टीट्यूट ऐसे कंफ्यूज करेगी आपको, ठीक है? हालांकि यहाँ पे लिस्टेड लिखा है, इसका मतलब कुछ देखना ही नहीं है, बट स्टिल वो आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है बैलेंस शीट दिखा दे बहुत सारा लॉस है। डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है ना? ठीक है, तो उनके यहाँ पे चलिए 31 मार्च द वुमेन डायरेक्टर इन द बोर्ड हैज रिजाइन। सो चलिए, सबसे पहले प्रोविजन लिख देंगे। चलिए, एज पर, उसके आगे का आप लोग लिखेंगे, मैं सिर्फ प्रोविजन लिख के बताऊंगा। एज पर सेक्शन 149 of Companies Act, read with रूल 3 लिख सकते हो, नहीं अगर याद आया तो रूल 3 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014। every listed company and every public company with paid up capital of rupees 100 crore or more or turnover of rupees 300 or crore or more shall have at least one women director. If any vacancy takes place अरे मेरे बाप, लिख लेना तो क्यों पीछे पड़ा इंडिपेंडेंट के पीछे? कुछ पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट, ठीक है? इधर यही गलती करते हो ना बच्चों एग्जाम में। नॉलेज है अच्छी बात है, बट क्वेश्चन में जितना पूछा है प्लीज स्टिक टू दैट। इफ एनी वैकेंसी टेक्स प्लेस इन द ऑफिस ऑफ विमेन डायरेक्टर such vacancy has to be filled at the earliest but not later than, क्या है बच्चों? yes, but not later than the date of next board meeting after the vacancy or 3 months from the date of vacancy, whichever is later। ये फर्स्ट पार्ट हो गया आंसर का। बड़ा हो गया क्या थोड़ा सा? ठीक है, सेकंड पार्ट क्या लिखोगे? सेकंड पार्ट क्या लिखोगे? ओए, व्हाट यू वुड बी राइटिंग एज सेकंड पार्ट इन द गिवन क्वेश्चन?
चलिए, डन, लिख लिया सब लोगों ने? ना सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इन द गिवन क्वेश्चन द वुमेन डायरेक्टर हैज रिजाइंड ऑन, कौन सी तारीख को रिजाइन किया उसने? October 1, 2018. So her vacancy must be filled कब बच्चों? द डेट ऑफ नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कौन सा है ये इस क्वेश्चन में क्या बताएं? दैट इज 15 जनवरी 2019. फर्स्ट अक्टूबर के फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब हो रही है? नेक्स्ट 15 जनवरी और 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी. कौन सी डेट आ रही है? दैट इज अक्टूबर 1 से नवंबर 1, दिसंबर 1, जनवरी 1. दैट इज 2019. Whichever is later. What is later? 15. Yes, whichever is later. So, in the given question, the vacancy has to be filled. आपको वैकेंसी फिल करनी पड़ेगी and it shall be filled by January 15, 2019. Is that clear? लिख लिया सब लोगों ने? जल्दी लिख लीजिएगा बेटा. हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. Whichever is later लिखा है ना? ग्रेट. चलो आगे आ जाओ. अच्छा, और ये जो भी कैलकुलेशन था विमेन डायरेक्ट के 100 करोड़ और 300 करोड़ वो कब कैलकुलेट करना है? पिछले फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट. ठीक है. नाउ क्लियर है सबको? विमेन डायरेक्टर एवरीवन? चलिए, दैट्स ग्रेट. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट उस पे आ जाइए. नाउ चलिए, अगला जो डिस्कशन है सेक्शन 149 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है ये समझने की कोशिश करेंगे एक बार. अच्छा, ये 2 तो अपन ने पढ़ लिया. एवरी कंपनी एग्जिस्टिंग ऑन, ठीक है, ये अपने को छोड़ दो. कम टू 149 सबसेक्शन 3. क्या बोल रहे हैं? एवरी कंपनी शैल हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर who stays in India for a period of not less than during the financial year. आपकी कंपनी में कम से कम एक डायरेक्टर होना चाहिए. अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? ये ड्यूरिंग द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बोलते तो कोई प्रॉब्लम. क्या बोल रहे हैं? आपकी कंपनी में कम से कम एक डायरेक्टर होना चाहिए जो कितने, जो कब रुका हूं. जैसे फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023. अब बच्चों हम बेसिकली कौन से डायरेक्टर की बात हो रही है? इस डायरेक्टर को बोलते हैं कौन सा डायरेक्टर?
यस, रेसिडेंट डायरेक्टर। सो बच्चों रेसिडेंट डायरेक्टर कौन है? जो करंट ईयर में, जो कौन से ईयर में कम से कम कितने दिन रहा हो, कहां पे रहा हो? वन डायरेक्टर हु स्टेज इन इंडिया फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। ड्यूरिंग द लिखा है ना, प्रीवियस नहीं लिखा है। ड्यूरिंग द मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर में। तो बच्चों सो रेसिडेंट डायरेक्टर कौन है अपनी कंपनी में, ये कब चेक करेंगे अपन? साल के शुरुआत में चेक करेंगे या साल के अंत में चेक करेंगे? जॉली शुरुआत में कैसे चेक करेंगे? अरे सीधी बात है, 1 अप्रैल को कितने डायरेक्टर हैं आपके रेसिडेंट डायरेक्टर? एक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका ईयर 1 अप्रैल को ही चालू हुआ है, तो 1 अप्रैल को कोई भी डायरेक्टर रेसिडेंट डायरेक्टर नहीं है। तो अपन क्या चेक करेंगे? अपन 31 मार्च को चेक करेंगे। तो साल, इस फाइनेंशियल ईयर में रेसिडेंट डायरेक्टर कौन है, इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में रेसिडेंट डायरेक्टर कौन है, ये अपन कब चेक करेंगे? साल के लास्ट में चेक करेंगे कि ड्यूरिंग दिस ईयर, यस साल के लास्ट डे चेक कर लो, 31 मार्च को चेक कर लो कि ड्यूरिंग दिस ईयर क्या हमारे यहाँ पे कम से कम एक ऐसा डायरेक्टर था जो इस पूरे साल में कम से कम कितने दिन, 182 डेज इंडिया में रहा है। ये सुनो, लेकिन साला प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जनवरी 2023 को इनकॉर्पोरेट हुई है मेरी कंपनी, तो क्या करेंगे? अब साला फाइनेंशियल ईयर बचे कितने हैं? 3 ही महीने बचे हुए हैं, उसके बाद 31 मार्च आ जाएगा। तो अगर मेरी कंपनी 31 मार्च को 1 जनवरी को इनकॉर्पोरेट हुई है, तो कितने महीने एग्जिस्ट कर रही है मेरी कंपनी? तो बच्चों कैसे पता चलेगा कि इस साल कौन है मेरी कंपनी में रेसिडेंट डायरेक्टर? कोई भी नहीं है, क्योंकि मेरी कंपनी है ही 3 महीने पुरानी। 180-82 दिन तो मेरी कंपनी को बन के नहीं हुए, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं बच्चों। 12 मंथ्स के लिए रेसिडेंट डायरेक्टर कौन है जो इंडिया में कितने दिन रहा है? तो 3 मंथ्स के लिए रेसिडेंट डायरेक्टर कौन है, कम से कम कितने दिन? तो क्या करो बच्चों, 182 इंटू 3 डिवाइड बाय क्या कर दो, 12 कर दो। कितना आता है सांगोमाला? 45.5 आया। सो 46 डेज कर देना। अरे हाँ है ना। सो मैंने क्या कर दिया, लिमिट्स को क्या कर दिया? व्हाट डिड आई डू इज, मैं लिमिट को क्या कर दिया? प्रपोर्शनेट कर दिया। सर आपने ऐसा क्यों किया? आपको किसने बोला ऐसा करने के लिए? प्रोवाइजो पे आ जाओ। Provided that in case of newly incorporated company, the requirement under this section shall be, या shall apply कैसे? और सर आप बोल रहे थे कि एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर को देखना है, यस और नो? क्या लिखा है? एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड। करेक्ट है। सो जनवरी 2023 को अगर आप इनकॉर्पोरेट हुए तो आपका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है? 31, उसी 31 मार्च को खत्म होगा। तो अपन ने लिमिट्स क्या कर दी हैं? प्रपोर्शनेट कर दी है। इज दैट क्लियर? अच्छा, क्या रेसिडेंट डायरेक्टर एक कंपनी के अंदर परमानेंट पोस्ट है कि कोई भी इंसान रेसिडेंट डायरेक्टर हो सकता है? ऐसा कुछ लिखा है कि, ऐसा कुछ लिखा है क्या? द कंपनी मस्ट हैव 1 डायरेक्टर, जैसे वहां पे लिखा है कंपनी मस्ट हैव 1 विमेन डायरेक्टर, यहां पे एटलीस्ट 1 विमेन डायरेक्टर, यहां पे कुछ लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा है ना बच्चों, यहां पे कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है ना कि द कंपनी मस्ट हैव 1 रेसिडेंट डायरेक्टर। क्या लिखा है? द कंपनी मस्ट हैव लिखा है, शैल हैव लिखा है? ये देखो यहां पे भी गलती हो सकती है। द कंपनी शैल हैव at least 1 director, at least 1 director. The company shall have what beta? At least 1 director who stays in India. So 1 होना चाहिए।
अब ये वन कौन है? क्या कोई स्पेसिफिक पर्सन है? मतलब मैं वही बोलना चाहता हूं, क्या रेसिडेंट डायरेक्टर कंपनी के अंदर एक परमानेंट पोस्ट है या परमानेंटली होना चाहिए? परमानेंटली होना चाहिए। मतलब जब एज लॉन्ग एज योर कंपनी इज एग्जिस्टिंग, योर कंपनी शुड हैव एटलीस्ट वन रेसिडेंट डायरेक्टर। तो इस साल हो सकता है अदिति हो जाए वन रेसिडेंट डायरेक्टर, लेकिन अगले साल अदिति पूरे साल भर इंडिया के बाहर थी, तो हो सकता है इस साल नेक्स्ट ईयर में आना हो जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इस साल अदिति, अगले साल आना, अगले साल जॉली, उसके आगे साल अक्षत। कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लिखा है कि अब वैकेंसी होगी रेसिडेंट डायरेक्टर में, तो दैट शैल बी फिल्ड, नथिंग हैज बीन मेंशन्ड। सो आप ईयर एंड को कैलकुलेट कर लो। क्या कैलकुलेट कर लो? आप ईयर एंड में देख लो। क्या देख लो? कि कौन सा डायरेक्टर आपका रेसिडेंट डायरेक्टर है और कौन सा डायरेक्टर रेसिडेंट डायरेक्टर नहीं है। अरे हाँ है ना, शैल हैव एटलीस्ट वन, शैल हैव एटलीस्ट वन, मतलब कम से कम एक होना चाहिए। लेकिन वो कौन है? अरे वो कौन है अपने को पता नहीं है। जो कंडीशन फुलफिल करेगा वो हो जाएगा। मैंने अपने नोट्स में इसमें काफी अच्छा यहाँ पे आई हैव रिटन, आई विल शो यू क्या लिखा है, देखो। अरे यार कहीं तो है, छोड़ दो, बाद में देखेंगे, मिलेगा नहीं। बट मैं नोट्स में ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दिस इज गिवन इन नोट्स कि रेसिडेंट डायरेक्टर का कोई परमानेंट पोस्ट नहीं होता, कोई भी हो सकता है। ठीक है, चलिए कम टू सबसेक्शन 4। कम टू सबसेक्शन 4, सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 पे आ जाएंगे जल्दी से। Every listed public company shall have at least 1/3 of total number of directors as what beta? As independent directors, and the central government may prescribe the minimum number of independent directors in case of any class of public companies. For the purpose of this section, any fraction combined contained in such 1/3 shall be rounded off as 1. So basically ये बोल रहा है, अब यहां से एक नई चीज चालू हो गई। किस बारे में बच्चों? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सो अब यहां से अपना एक नया डिस्कशन चालू हो जाएगा। किसके ऊपर बच्चों? ऑन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। सो एवरी विच कंपनी, लिस्टेड कंपनी में कितने होने चाहिए बच्चों? 1/3। सो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए लिस्टेड कंपनी? 1/3। हालांकि ये लिखा है, बट हम एलओडीआर देखेंगे, सभी के एलओडीआर देखेंगे इसको कंक्लूड करने के पहले। सो व्हेन आई से लिस्टेड कंपनी शैल हैव 1/3 ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, व्हाट डज दैट मीन? अगर आपकी कंपनी में 10 डायरेक्टर हैं तो कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए? 10 इंटू 1/3 कितना आता है? 3 पॉइंट। तो ये जो राउंडेड ऑफ वाला है इसको अपन को क्या मानना है? 1। तो 3 प्लस ये जो डेसिमल्स हैं इसको अपन क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। लिखा है ना कि जो भी आएगा, कोई भी फ्रैक्शन अगर आता है तो उसको अपन क्या मानेंगे? उसको आप 1 मान लेंगे। तो कोई प्रॉब्लम है? सो कम से कम आपके यहाँ पे 4, बट स्टिल एलओडीआर देखेंगे तो कंपनीज एक्ट है। फिर वो क्या बोल रहे हैं? एनी क्लास ऑफ पब्लिक कंपनीज में कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए? व्हाट अबाउट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन पब्लिक कंपनी? ओए पब्लिक कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए? एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर कितने होने चाहिए? एज मे बी, चलिए तो मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन नंबर 194 की। इसमें बोल रहा है कि पब्लिक कंपनी में कितने डायरेक्टर होंगे, वो होंगे एज में भी प्रिस्क्राइब। तो एक बार अपने रूल्स में आ जाइए जल्दी से, सारे लोग बैरक के आ जाइए, रूल 4 में आ जाइए। कम सून टू द रूल 4। सो मैं बात करूंगा आपके साथ रूल 4 क्या बोल रहा है। सो द फॉलोइंग क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। सो नीचे लिखी हुई कंपनी की जो क्लास की कंपनीज है उनके यहाँ पे कम से कम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए?
उनके यहाँ पे कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, जिसको हम क्या मानेंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है, वी हैव नॉट येट डिस्कस्ड, ठीक है। सो नीचे लिखी हुई क्लास की कंपनीज, और क्लास की कंपनीज मतलब प्राइवेट है पब्लिक, पब्लिक है ना, क्योंकि वो सेक्शन में ही बता दिया है। कम से कम कितने डायरेक्टर होने चाहिए, 2 या एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2। और ये कौन सी पब्लिक है, जो लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड, क्योंकि लिस्टेड को तो ऑलरेडी बोल दिया है कि 1/3 होने चाहिए ना। तो कौन सी कंपनीज हैं जिनको कम से कम 2 डायरेक्टर चाहिए, कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, कितनी है बच्चों, हाँ जी। सो इसमें याद रखना 10, 100 और 50, वेरी नाइस। तो ये 3 क्राइटेरियाज आपको याद रखने हैं। सो तीनों में से अगर आप एक भी क्राइटेरिया को मीट कर दें पिछले फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट को, तो आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कम से कम 2 रखने पड़ेंगे। 10 करोड़ का कौन सा क्राइटेरिया है, एक बार देखना, पेड अप शेयर कैपिटल है या पेड अप इक्विटी कैपिटल है, एक बार और चेक करना, एक्सीडिंग 10 करोड़ है या 10 करोड़ और मोर है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। दूसरा क्राइटेरिया 100 करोड़, 100 करोड़ और मोर है या और मोर है, वेरी नाइस। तीसरा क्राइटेरिया क्या है, बोरोइंग्स, कितने की बोरोइंग्स है, सिर्फ बोरोइंग्स है या डिबेंचर विबेंचर भी है, एग्रीगेट। सो एग्रीगेट मतलब टोटल आपकी बोरोइंग है, और किसका एग्रीगेट करना है अपने को, अच्छा लोन आपने 100 करोड़ का लिया था, बट 100 में से 60 करोड़ का लोन रीपे कर दिया है, तो कितना लोगे लोन, 60 लोगे या 40 लोगे, क्योंकि वहां नहीं बेटा, वहां पे लिखा है आउटस्टैंडिंग लोन लिखा है, मतलब 31 मार्च को कितना आउटस्टैंडिंग है। तुमने लोन भले ही 1000 करोड़ का लिया था, बट 1000 में से 970 करोड़ पे कर दिया है, तो आउटस्टैंडिंग लोन कितने का है, सो आउटस्टैंडिंग लोन प्लस और क्या लोगे, डिबेंचर्स, जितने रुपए के डिबेंचर इश्यू किए हैं, और डिपॉजिट जितने के आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। इन तीनों को क्या करना है, ओए इन तीनों को क्या करना है, टोटल करना है। और इसमें देखो यहाँ पे टोटल कितना होना चाहिए, 50 करोड़ और मोर है या एक्सीडिंग 50 करोड़ है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा इन तीनों के बीच में एंड है या और है, इन तीनों के बीच में और है, वेरी नाइस। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया मीट करते हो, तो आपके यहाँ पे कम से कम कितने, आपके यहाँ पे कम से कम 2 डायरेक्टर्स ऐसे होंगे जिनको क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? So at least 2 directors in your company shall be what beta? Independent. Is everyone with me? Exceeding 50 करोड़ का मतलब 50 करोड़ 1 रुपीज भी हो सकता है, 50 एक्सीडिंग 50 करोड़ इज 50 करोड़ 1 पैसा भी हो सकता है। एग्जैक्ट 50 करोड़ है तो जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी के 2 क्राइटेरियाज में 10 करोड़ और मोर था, 100 करोड़ और मोर था, तो तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर आप मीट करते हो और तीसरे क्राइटेरिया को अगर आप एक्सीड करते हो, तो आपके यहाँ पे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से क्या होना चाहिए, कम से कम 2 डायरेक्टर ऐसे होने चाहिए जो क्या रहे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। चलिए बोलना दादा, प्लीज बोल। 50 करोड़ के बाद वो क्या रहेगा, एग्रीगेट, वो समझना है। एग्रीगेट का मतलब टोटल, टोटल बोरोइंग्स, लोन, डिबेंचर और डिपॉजिट, इन तीनों को क्या कर दें, इन तीनों को मिला दें, तीनों का टोटल अगर 50 करोड़ को क्रॉस करता है तो ही। इज दैट क्लियर? क्या बे, क्या बोल रहे हैं, मेरे सर पे, साले देख वहां पे लिखा है बैरक में, तो तेरे को 1 मिनट, अरे तेरे पास बैरक नहीं है क्या, रूल 4 में पिताजी, ये यहां पे मैंने क्या लिखा था पहले, और दादा हम क्या लिखा था उधर,
तो तूने क्या पढ़ा उसको? जैसे वो कंडीशन दिखाई दे रही 10 50 और 100 लेकिन वो नहीं दिखाई दे रहा एग्रीगेट लेवल पे। पेज नंबर दूसरा है शायद 1.4167। थोड़ा सा जहर दे दो। 149 सबसेक्शन 5 क्लियर है सबको 4 तक? चलो ग्रेट, प्लीज बोल बेटा जय। तीनों का एग्रीगेट रहेगा, यस। उसके अलावा बचेगा क्या? इसके अलावा कोई भी डेट बचेगी नहीं, तो तीनों को क्या करना है अपने को? एग्रीगेट करना है, ठीक है। चलिए ना प्लीज हियर। अच्छा इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, प्लीज हियर। नहीं कंटिन्यू विथ रूल 4 ओनली। रूल 4 के अंदर आ जाइए, प्रोवाइजो 1। रूल 4 के अंदर आ जाइए, प्रोवाइजो 1। प्लीज मैं तुम लोग को बार बार बोलता हूं कि मैं इतना डिटेल में जाता हूं, तुमको अपने एग्जाम में ऐसा नहीं लिख के आना, नहीं तो कोई पास नहीं होगा। जस्ट रूल का नंबर भी नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। वो तो अपन ऐसा पढ़ते हैं इसलिए अपने को लगता है, बट जस्ट रूल भी अगर आपने लिख दिया रूल 4, वो भी नहीं लिखा आपने, सिर्फ लिख दिया अपॉइंटमेंट एंड कॉल, तो भी इट काउंट्स अ लॉट, ठीक है, चलेगा। सो रूल 4 का प्रोवाइजो 1 देखिए क्या बोल रहे हैं। In case company covered under this rule is required to appoint a higher number of independent director due to composition of such higher number of directors shall be applicable to it। कहने का मतलब क्या है? अगर आपकी ऑडिट कंपनी में आपको 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं तो आपको 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाली शर्त लागू नहीं होगी। कौन सी होगी? हायर वाली कंडीशन आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी, ठीक है। ये पॉइंट छोड़ दो अभी, ये पॉइंट मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कब, जब अपन ऑडिट कमेटी के बारे में पढ़ेंगे। नाउ कम टू प्रोवाइजो नंबर 2। intermittent vacancy in the office of independent director shall be filled up by the board at the earliest but not later than immediate next board meeting or 3 months from the date of such vacancy, whichever is later। yes or no? so अगर independent director के ऑफिस में क्या होती है? वैकेंसी। तो आपको वैकेंसी कब फिल करना है? नॉट लेटर देन नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, या फिर 3 मंथ्स, विच एवर इज सेम कौन सा प्रिंसिपल है? अच्छा लेकिन इसमें ना एक चीज आपको याद रखना, यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग। क्या याद रखना है आपको? कि अगर मान लो आपकी कंपनी में आपको 2 ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने थे, बट आपने 3 डायरेक्टर अपॉइंट किए और एक डायरेक्टर छोड़ के चला गया, तो आपको वैकेंसी फिल करने की ज़रूरत है। क्यों? एग्जैक्टली क्योंकि कम से कम अगर एज लॉन्ग एज आपके यहाँ पे 2 हैं तो वैकेंसी से भी कोई फ़र्क, मतलब वैकेंसी होने के बाद भी अगर आपके यहाँ पे कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो कम टू प्रोवाइजो नंबर 3। एवरीवन डू कम टू प्रोवाइजो नंबर 3। लेट्स सी व्हाट प्रोवाइजो नंबर 3 हैज टू से। कहाँ है भाई? हाँ जी। वेयर अ कंपनी सीजेस टू फुलफिल, इंपॉर्टेंट है ये। वेयर अ कंपनी सीजेस टू फिल एनी ऑफ 3 कंडीशन लेड डाउन इन सब रूल 1 फॉर अ पीरियड ऑफ कितने ईयर्स? 3 consecutive years, it shall not be required to comply with these provisions until such time as it meets any of the condition। कहने का मतलब क्या है? लगातार 3 साल तक आपने 3 में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं की तो आपको आईडी की जरूरत नहीं है। आईडी मतलब कब तक? जब तक आप किसी एक कंडीशन को क्या नहीं करते? मीट नहीं करते। लेट्स सी एन एग्जाम्पल, लेट्स सी एन एग्जाम्पल। 2020, 2021, 21, 22, 22, 23, 23, 24। ध्यान से।
कौन है ये? सांप। वेरी नाइस, सांप। अगर सांप एक बार डस ले तो उसका असर कितने साल तक रहता है? इंसान रहेगा फिर। हाँ, फिर इंसान रहेगा। क्या बोल रही बेटा? 3 साल रहेगा? ओके 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 ओके। हाँ, तो बच्चों ये सांप है। कौन है? सब रूल 1 जो है, कौन सा रूल है बच्चों? जो सब रूल 1 में 3 क्राइटेरिया है, 10 करोड़, 100 करोड़ और एक्सीडिंग 50 करोड़। ये जो क्राइटेरिया है ये सांप है। तो इस सांप ने आपको कब डस लिया? इस सांप ने आपको कब डस लिया? अरे कब डस लिया? 2020 और 21 में 31 मार्च 2021 को आप तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल कर दिए हो, हाँ या ना? तो आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इस साल भी रहेगा, इस साल भी रहेगा, इस साल भी रहेगा। ठीक है, सुनेगा ध्यान सारे लोग। लेकिन 21-22 में, 22-23 और 23-24 तीनों साल में पेड अप कैपिटल, टर्नओवर और बोरोइंग, आपने तीनों क्राइटेरिया मीट नहीं किए। कितने साल? इन 3 साल आपने मीट नहीं किया। तो 24-25 को आपको अपनी कंपनी में आईडी कंटिन्यू करने हैं या नहीं करने हैं? डिड यू गेट माई पॉइंट? सर एक बार सांप डस दे, एक बार सांप डस दे तो उसका असर कितने साल तक रहेगा आपको? मतलब ये क्राइटेरिया अगर आपको एक बार डस दे, एक बार आप मीट कर दो, तो लगातार 3 साल तक जब आप इस क्राइटेरिया का कोई भी क्राइटेरिया मीट नहीं करोगे, तब क्या होगा? तब चौथे साल जाके आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने से क्या मिलेगी? आजादी। और बोलो आजादी। यस और नो बच्चों? अरे क्लियर है क्या? तो ये चीज आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, 24-25 में फिर से सांप ने डस लिया। 24-25 में तुम तैयार थे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बोल दिया था कि निकल लो, लेकिन 24-25 में 31 मार्च 25 को फिर से डस लिया, तो फिर आने वाले 3 साल, अरे हाँ है ना? ये सुनो। और तीनों साल अगर ये क्राइटेरिया फिर मीट नहीं किया तो 30-31 में आजाद हो जाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर से समझ रहे हो? ये खेल चलता रहेगा, बट एक बार डसे तो 3 साल के लिए कटे, कटेगा तो सबका। आगे बढ़ जाइए बच्चों ना, इधर आइए। कल मेरा वीडियो देखा था कि नहीं यूट्यूब पे? अभी सब वेट ही कर रहे थे कि दुष्यंत सर कब उस बारे में चर्चा करेंगे। यस और नो? सर आपने 9 गुना प्रॉफिट मांगा सर, 10 करोड़ बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी बात कर दी मैंने, और मैं वही हूं जो सिद्धू से 50 रुपए मांगता हूं बहुत बड़ी बात कहने पे। और वो बेशर्म आज तक दिया भी नहीं 50 रुपए। इधर सर वो नोटिस देख के पानी पी लो सर 10 गिलास, ये क्या हो गया? क्या बोलने का यार। और वो एक्चुअली क्या है, क्या ही बोले, आपको आइडियली यू शुड हैव नॉट सेंड द नोटिस। आप एक बार तो मुझे फोन कर देते, यू कुड हैव जस्ट कॉल्ड मी एंड सेड कि दुष्यंत सर whatever has happened leave it, एक बार तो करके देखते यार, क्या फर्क पड़ता है? आप भी इस इंडस्ट्री में हो, हम भी इस इंडस्ट्री में, प्यार मोहब्बत से मामला सॉल्व कर लो यार। जिन बच्चों को काटा है उनका एक मीटिंग लेके कुछ ठीक कर दो, क्या दिक्कत है यार? और बच्चे, तुम लोग का दिल इतना बड़ा है, मैं क्या बताऊं। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। और बच्चों, व्हेन आई मेक द वीडियोस ऑन यूट्यूब, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एकदम दूध का धुला हुआ हूँ, मैं एकदम गंगा की धारा हूँ। सो इवन वी हैव फ्लॉज, हर टीचर में फ्लॉ होता है। इनफैक्ट ऐसा हुआ है कि एक बच्चे ने फीस भरी, उसने डेमो देखा और पता नहीं शाम को ही कॉल की, सर मुझे आपके लेक्चर्स नहीं चाहिए, आई डोंट वांट योर लेक्चर्स, मुझे डेमो पसंद नहीं आए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो वी गेट शॉक्ड, हमको भी दुख होता है कि यार हमने तो बेहतरीन कोशिश की, एंड देन वी से कि बॉस देयर इज नो रिफंड पॉलिसी।
बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्पेंड मनी ऑन योर एडमिशन. सो मैं वही बोल रहा हूँ कि हर टीचर के लिए क्या नहीं होता. एंड देन दैट स्टूडेंट कंटिन्यूज, फिर 2-3 लेक्चर के बाद हिल प्रेज की सर माफ़ कर दीजिए वो गलती हो गई मेरे से. तो मैं वही बोल रहा हूँ, बच्चों में ऐसा होता है कि यू नो, और हर टीचर अपने आप में परफेक्ट नहीं होता बच्चों. और मैं बोल रहा हूँ ना कि जब तक 30-40 और मतलब जब ये बच्चे आपके दुश्मन कब बनते हैं. एक चीज़ बताओ, तुमको अपना करियर बनाना है, तुम थोड़ी ना इन सब चीज़ों में पढ़ना चाहते हो यार. कौन पढ़ना चाहता है? ना मैं पढ़ना चाहता हूँ. मेरे को एक संडे मिलता है, उसका नोटिस का रिप्लाई बनाने के लिए इट टुक मी लॉट ऑफ टाइम. वो एडवोकेट के पास फ़ोन किया तो एडवोकेट बोलता है कि सर शाम को आओ, 8 बजे आओ, रात को 9 बजे आओ. अपना एडवोकेट बहुत बड़ा है ना, तो बोलता है रात को 9 बजे आओ. अरे रात को 9 बजे क्या, सुबह नेक्स्ट डे सुबह 4 बजे उठना है. तेरे यहाँ 9 बजे आऊँगा तो तेरे को पूरी कहानी बताऊंगा, रात को 3 बज जाएंगे. तो अपने पास टाइम की भी बहुत मारा मारी है यार. वी डोंट हैव टाइम एज वेल. वीकडे में कहाँ जा सकते तुम बताओ. तो नहीं करना चाहिए ये चीज़ें. ठीक है, अब किया तो फिर मैं तो बोला था कि माकूल जवाब देंगे अपन, और माकूल जवाब अपन ने दिया, याद है. तो एक बार आप मतलब माफ़ी भी मत मांगो, चलो छोड़ दो, माफ़ी वर्ड का यूज़ ही मत करो. आप एक बार बोल दो बच्चों को कि बच्चों ये जो भी हैं प्रॉब्लम्स हैं वी विल रिजॉल्व. और बच्चे को कुछ नहीं चाहिए यार, आप एक बार उनको मैसेज करके सॉरी भी बोल दो ना, तो बेटा गलती हो गई, उस समय प्रेशर था, कोविड था, ये था वो था, बोल दो, कहानी खत्म हो जाती है यार. और मेरा यकीन मानो मैं भी गलती करता हूँ, और अगर मैंने गलती की ना मैं लिटरली माफ़ी मांग लेता हूँ बच्चों से कि बॉस यहाँ पे गलती है, अपने को ऐसा करना चाहिए था, अपन ने नहीं किया, वी आर सॉरी फॉर दैट. तू 50 रुपये कब देगा भाई? 150 हो गया ना, 3 बार मैंने बहुत बड़ी बात बोली थी. चलो आगे बढ़ जाओ. तो फिर कल, और क्योंकि बच्चों अगेन मैं नहीं लड़ सकता, मैं लीगल कोर्स ऑफ एक्शन में जा ही नहीं सकता. मतलब आई कैन गिव यू रिप्लाई, फिर आप बोलोगे कि नहीं मैं आपके खिलाफ FIR फाइल कर देंगे, फिर वहाँ जाएंगे अपन. फिर मतलब बात को अगर बढ़ाना है तो फिर अपन बढ़ाएंगे जितना बढ़. बट मैं क्या मानता हूँ, चीज़ों को क्या करो, प्यार मोहब्बत से बात करें, ख़त्म करो यार, कहाँ है. और मारा क्या भाई, तू दारू वारू पी के बैठा है क्या? तेरी आवाज ही नहीं आ रही है. चलो एनीवे, कम टू, एक मिनट, ये वाला प्रोवाइजो क्लियर है? ये वाला प्रोवाइजो क्लियर है सबको, लगातार 3 साल वाला ना. नेक्स्ट देखो, फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट द पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर जो भी है शैल बी टेकन ऑन व्हाट बेटा? लास्ट डेट ऑफ द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एक मिनट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? इधर थांबा. आज मैं आपके सामने ये जो चर्चा कर रहा हूं, आज तारीख कौन सी है? 8 अगस्त. ओके, कौन सा है? 2023 कर दूं? 1 साल तक लेक्चर वैलिड हो जाएगा. फिर नहीं करूंगा, 2022 ही करूंगा, ठीक है. झूठ पकड़ा जाता है बच्चों, आज नहीं तो. सो आज तारीख है 8 अगस्त 2022, ठीक है. सो अब मेरे पास बताओ, मेरे पास लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब के हैं? वेरी नाइस, 31 मार्च 2022. क्या है लेटेस्ट फाइनेंशियल? तो जो भी क्राइटेरिया अपने को पकड़ना है वो कब का करेंगे? जो अपने पास लेटेस्ट फाइनेंशियल ऑडिटेड स्टेटमेंट अवेलेबल है उस वहीं से क्राइटेरिया को अपन क्या करेंगे? मैच करेंगे. चलो नेक्स्ट आ जाओ, प्रोवाइजो नंबर 4 पे आ जाओ. एवरीवन कम टू प्रोवाइजो नंबर 4. क्या बोल रहे हैं? Provided that company belonging to any class of the companies for which higher number of independent director has been specified in the law for time being in force shall, वो requirement applicable होगी. कहने का मतलब क्या है? जिस कंपनी के को क्या करना है? हायर नंबर ऑफ आईडीज अपॉइंट करने कंपनीज के हिसाब से, या फिर उनके लॉ के, उनके ऊपर जो लॉ है, सेक्टरल लॉ जो एप्लीकेबल होता है, जैसे कि NBFCs को RBI की गाइडलाइंस एप्लीकेबल होंगी, बैंक्स को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एप्लीकेबल होगा, इंश्योरेंस कंपनी को तो उनके लॉ में लिखा है कि आपके यहाँ पे कम से कम 50% डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए. तो उनके ऊपर वो लागू होगा. क्या लागू होगा?
क्या लागू होगा? जो उनके रिस्पेक्टिव लॉ में लिखा हुआ है. इज एवरीवन विथ मी? पक्का वाला पक्का. चलो. हाँ भाई. क्वेश्चन था हाँ बोलना दादा प्लीज. थर्ड नंबर प्रोवाइजो में जैसे कि लिखा है कि पेड अप कैपिटल टर्नओवर और बोरेंस की लिमिट अब 3 साल नहीं कंप्लाई करते तो चौथे साल से आईडी अकाउंट करने की जरूरत नहीं है. बिल्कुल. तो क्या ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है ये जानना. अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है मेरे हिसाब से मैं इसमें क्या ही कमेंट करूँगा. वो लॉ मेकर्स का इंटेंशन है. बट आई थिंक इट्स अ वेलकम स्टेप. दे हैव टेकन अ गुड स्टेप कि आप ऐसा नहीं कि जिस साल आपने क्राइटेरिया बंद कर दिया मीट करना आप उसी साल अपॉइंट ना करो. सो एक बार आपने क्राइटेरिया मीट, मैं इसलिए मैंने सांप लिया ना. सांप डसा है तो कम से कम कितने साल तक उसका जहर रहेगा? 3 साल. 3 साल आप मीट ना करो, चौथे साल से यू आर फ्री. 5वें साल में वापस से मीट कर दिया, 3 साल फिर से कटेगा. Is that clear? So as a law teacher I cannot have opinion कि this is good, this is bad. As an interpreter मैं ये मानूंगा कि जो भी लिखा है वो परम सत्य है, परम सुंदरी है. Yes or no बच्चों? हाँ बेटा प्लीज बोलो. बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलोगे? फिर से नहीं आ रही आवाज. हाँ बोलो बेटा अभी. हाँ बेटा बोलिए प्लीज बोलिए. हाँ सर बोल रहे थे कि 3 साल तक वो क्राइटेरिया मीट नहीं किया. वेरी नाइस. अगर वो 2 साल नहीं कर और थर्ड ईयर में मीट कर दिया ऐसा हो सकता है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. थर्ड ईयर में मीट कर दिया तो कोई तो कंटिन्यू रहेगा प्रोविजन. अगर 2 साल मीट नहीं किया और थर्ड ईयर तुमने 3 पेपर एकदम मस्त दिए, चौथे पेपर में तबीयत खराब हो गई तो फेल ही होगी ना. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ 4 पेपर दिए उसके बाद एकदम भयंकर तबीयत खराब हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो बेनिफिट मिल रहा है वो मिलेगा. बट 3 पेपर के बाद ही अगर तबीयत खराब हो गई तो कटेगा तो सबका. इज दैट क्लियर? थैंक यू 50 रुपए गूगल पे. अरे थैंक यू भाई, थैंक यू. हाँ तू क्लास में आ जाएगा तो भाई तेरे को मैं सब एग्जाम्शन दे दूंगा, उल्टा मैं तेरे को चॉकलेट खिलाऊंगा एक. अरे यार आज SBC है ना, जय जेल नहीं है. जय जेल में आ तू कभी. चलो इधर देखो. सो नाजमुन एक चीज याद रखिएगा. यू हैव टू सीज द मीटिंग ऑफ द क्राइटेरिया फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 3 years. अगर 3 साल में आपने किसी भी एक साल क्राइटेरिया मीट कर दिया तो वापस से कोई जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंटिन्यू करेंगे दे दिल बी कंटिन्यूइंग. ये सुनो. अरे हाँ है ना डायन. अपनी डायन सुंदर है, टेंशन मत लो. इधर सो कौन सी कंपनी बच्चों? सो जॉइंट वेंचर कंपनी, होली ओन्ड सब्सिडरी और डॉर्मेंट कंपनी. इन ये 3 कंपनीज जो हैं उनके ऊपर सब रूल 1 लागू नहीं होगा. रूल 4 का सब रूल 1 लागू नहीं होगा. कौन सी कंपनीज? जॉइंट वेंचर कंपनी, मतलब ये तीनों पब्लिक कंपनी हो सकती हैं. होली ओन्ड सब्सिडरी जिस कंपनी में 100% शेयर किसी दूसरी कंपनी के पास है, या फिर डॉर्मेंट कंपनी जिसने एक डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस ले रखा है. सो इन तीनों कंपनीज के ऊपर क्या एप्लीकेबल नहीं होगा बच्चों? इन तीनों कंपनीज के ऊपर क्या एप्लीकेबल नहीं होगा? सब रूल 1. सब रूल 1 क्या बोलता है कि आपके यहाँ पे कम से कम 2, सब रूल 1 के अंदर अगर आप कवर्ड हो तो आपके यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कवर होने चाहिए. तो क्या नहीं से ये तीनों क्लास की कंपनी अगर पब्लिक भी हैं, सब रूल 1 का क्राइटेरिया मीट भी करती हैं, तो भी इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत क्यों नहीं है? बिकॉज सब रूल 1 जो किसके बारे में बात करता है? सब रूल 1 जो बोलता है कि आपके यहाँ पे कम से कम 2 ID होने चाहिए, वो इन कंपनीज में होने जरूरी क्यों नहीं है? समझो बच्चों, यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कोई काम नहीं है. जॉइंट वेंचर कंपनीज में सब कुछ किसकी चलेगी? जेवी पार्टनर्स की चलेगी. तो जॉइंट वेंचर कंपनी जेवी पार्टनर्स के इंटरेस्ट के लिए काम करेगी. होली ओन्ड सब्सिडरी का एक ही बाप है, कौन? उसकी होल्डिंग. क्योंकि 100% शेयर अगर होली ओन्ड सब्सिडरी बर्बाद भी होती तो किसी का नुकसान नहीं होता, सिर्फ किसका नुकसान होता है?
और डॉर्मेंट कंपनी तो प्लीज बच्चों, ये अभी कौन सी बच्चों कुंभकर्ण की नींद सो रही है बच्चों, इसको कोई बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है बच्चों, ये दुनिया भर से मोह भंग कर ली, इसका ब्रेकअप हो गया है बच्चों। ब्रेकअप होने के बाद इसने बोल दिया कि बस अब मुझे माफ करना, मैं नशे में हूं। ये सुनो, कब प्लानिंग है आना? डॉर्मेंट कंपनी बनने की प्लानिंग कब है? लेकिन लोगों को तो ऐसा नहीं लग रहा है ना, लोग बेचारे अपनी दुनिया बना लिए हैं, बन गए खुद के पैगंबर, हो गए हम मस्त कलंदर। ठीक है, फिर भी सूखे मन के अंदर, ये बाद में समझ में आएगा लोगों को, लोग तो इमोशनल हो जाते हैं बेचारे। एक तो टिकट कटा के आया था इतनी दूर से, 3 दिन तक तो सदमे में था बेचारा। अभी भी क्लास में कभी गलती से बोल देता हूँ तो बेचारा वापस से सदमे में चला जाता है। एनीवे, कटेगा तो आगे बढ़ जाए। बोल दादा, तू भी बोल ले, आज सबका मौका है भाई, आज सब बोलो इधर। रूल 4 का प्रोवाइजो 2 कौन सा है? अरे प्रोवाइजो 2 तो वही है ना जो अपन ने विमेन डायरेक्टर के लिए पढ़ा था। ओए, अरे मेरे पिताजी, सेम वुमेन डायरेक्टर के लिए था ना ये प्रोविजन, तो वो सही है तो ये भी सही है, कुछ अलग है ही नहीं। विमेन डायरेक्टर का प्रोविजन अपन ने आंसर भी लिखा था एक। अरे ये सेम है, विमेन डायरेक्टर का जो प्रोविजन था ना, ये सेम प्रोविजन है बच्चों, एज इट इज है। अरे वो सो रहा है वो, अरे सेम ही ना वो। ओए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का वैकेंसी होता है तो अपने को कब फिल करना है, सेम। उसके ऊपर तो क्वेश्चन आंसर भी लिख लिया अपन ने भाई। कीप ऑन स्लीपिंग, सोता रहे साले। इधर डॉर्मेंट, तू भी डॉर्मेंट है इधर। बोल रहे कि विमेन से अलग क्या है यहाँ पे। इधर आगे बढ़ जाइए, प्लीज कम टू सबसेक्शन 5। नहीं सॉरी, सबसेक्शन 5 नहीं हुआ ना, छोड़ दो सबसेक्शन 5 छोड़ दो। अगर आपकी कंपनी इस एक्ट के आने के पहले से एग्जिस्ट कर रही थी तो जिस डेट को ये एक्ट आया उसके 1 साल के अंदर आपको रिक्वायरमेंट क्या करनी है, फुलफिल करनी है। ठीक है, छोड़ दीजिए, अपने कोई काम का नहीं है। एक्ट आया था 2014 में, अभी हम बैठे हैं 2022 में। नाउ डू कम टू सेक्शन 149। सो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन सी कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं होगा, आप लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कब अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, मतलब कब आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपनी कंपनी से हटा सकते हैं, आप लिख सकते हैं कौन सी कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर करना है, अगर वैकेंसी होती है तो कब फिल करना है। कैन यू राइट ऑल द आंसर्स? और यहाँ से कुछ भी, किसी भी प्रोवाइजो को उठा के वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। नाउ डू कम टू सेक्शन 149 सबसेक्शन 6। और ये सेक्शन शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है। पढ़ हमने सारा लिया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या है, बट अभी तक ये नहीं पता चला है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है। इधर देखिए, आप अपनी मम्मी से पूछना कि मम्मी मैं कैसी दिख रही हूं, या मम्मी मैं कैसा दिख रहा हूं। जंगली मम्मी क्या बोलती है? अच्छा नहीं, एकदम सोना सोना, बहुत स्मार्ट दिख रहे। विवेक, हाँ क्या बोल रही बेटा? नहीं, कभी कभी वाली बात छोड़ दो, बट वो दिल से क्या चाहते, दिल से उसके दिल में क्या है। और मैं ये चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ बिकॉज मैं 2 बेटियों का बाप हूँ। सो मैं हमेशा, मेरे लिए मेरी बेटियां हमेशा क्या हैं, सबसे सुंदर लड़की हैं बच्चों। दे आर द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल फॉर मी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरी मम्मी के लिए मैं आज भी सबसे स्मार्टेस्ट लड़का हूं, और मेरी मम्मी के हिसाब से मेरी वाइफ की किस्मत है दैट उसको मेरे इतना स्मार्ट लौंडा मिला है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या नहीं से मम्मी लोगों का ओपिनियन बायस्ड होता है। क्यों बायस्ड होता है? क्योंकि वो अपने से प्यार करते हैं। इम्प्रेस नहीं प्रणोती, इम्प्रेस इज समथिंग वेरी डिफरेंट, इट्स अ लव।
अच्छा इंटरेस्ट होता है, ओके मैं वही बोला इम्प्रेस क्या है। वेरी नाइस, शी इज करेक्ट कि दे आर इंटरेस्टेड इन अस। सबसे ज़्यादा दिलचस्पी अपने जीवन में अपने माँ बाप को है। तो कभी भी मम्मी पापा का ओपिनियन क्या नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? तो बच्चों मम्मी पापा के चक्कर में 2014 तक आई यूज टू बी सो मच लाइक फैटी, इतना मोटा था मैं, 88 वेट था मेरा। और पता नहीं अभी मुझे इतना कंफर्टेबल लगता है ना पतला होने के बाद, आई फील सो ग्रेट, इतना मजा आता है कि मैं क्या बताऊं। कहीं से भी पैर उठा लो, कुछ भी कर लो बच्चों, बट कैसे भी बैठ जाओ पैर ऐसे करके आड़े। ये पतले लोग को बहुत अच्छे से समझ में आता है कि लाइफ में कितनी लग्जरी है। मोटे लोगों को कभी समझ में नहीं आएगा कि ऐसे दो पैर के ऊपर बैठने का क्या होता है, ऐसे करो ऐसे करो। सो ये चीज़, एंड आई हैव सीन बोथ द वर्ल्ड्स, मैंने दोनों दुनिया देखी है। तो 2014 तक मैं सिर्फ मम्मी पापा का बेबी था। तो मैं मोटा होता रहता था, मोटा होता रहता था, और मम्मी आप बोलते थे अरे हमारा बच्चा कितना हेल्दी है। हेल्दी, जो सबसे बड़ा झूठ है इस दुनिया का। अगर आप मुझसे पूछो इस क्लास में, बोलूंगा पलक इज द हेल्दीएस्ट गर्ल, अदिति इज द हेल्दीएस्ट गर्ल। देख के कम से कम, अब अंदर से तुम कितने कमजोर हो वो मुझे नहीं पता। एंड एक और चीज याद रखना, तुम्हारे मोटापा पतलापा जो भी है ये 30s तक पता नहीं चलता, उसके बाद यू कम टू नो। 2014 में डॉक्टर ने मुझे ये भी बोला था कि ब्रो यू आर वेरी प्रोन टू डायबिटीज, आपको डायबिटीज होगी। और 2014 में मेरी एज कितने साल की थी? 28। मम्मी तो बोलती थी कि तू एकदम हेल्दी है, एकदम स्मार्ट दिखता है। मैं अगर लड़की होती तो पता नहीं मेरे को समझ में आया लड़कियों की दिमाग में क्या है जो तेरे को उतना पसंद नहीं करती। बोले यू आर सो हैंडसम। और मैं भी खुश होता था, चले यार 4 पराठे और लाओ, एकदम दबा के खाना। बिकॉज मेरी जिंदगी में कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं था। जितने भी डायरेक्टर्स थे वो सब क्या थे? स्टूडेंट्स। मैं ऐसा मोटा था बट स्टिल अलग ही क्रेज बच्चों का मेरे लिए। उस समय शादी नहीं हुई थी बच्चों, तो शादी नहीं हुई तो लड़कियां मेरे पीछे एकदम पागल होती थी। अपन सबको बेटे ही मानते थे, बट लिटरली मैं सोचता था कि क्या दिखता है उनको मुझ में। ऐसे फोटोज, मतलब मैं क्लास से निकला, उस समय अग्रवाल क्लास में पढ़ाता था, तो सीए CS CM माँ की आंख पता नहीं कितने बच्चे, दिन के रोज 1000 बच्चे पढ़ा, 1000 बच्चों से इंटरेक्ट करता था रोज। तो क्लास सर फोटो 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 फोटो, बाबा रे बाबा। तो बच्चों आपको पता कहाँ से चलेगा, सब इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। बच्चों से पूछो कैसा देख रहा हूँ, अरे सर। एंड देन उस दौरान मेरे सैया जी से आज मेरा ब्रेकअप हो गया, एक बंदी से मेरा ब्रेकअप हो गया। ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, कोई ऐसा रियलिटी नहीं था, बट मान लीजिए कि मेरा किसी बंदी से उस समय क्या हो गया। तो उस बंदी ने ब्रेकअप के दौरान बोला तेरी शक्ल देख, सुअर जैसा लगता है तू। मैंने ये कुछ ज़्यादा हो गया। बोले इतना मोटा है तू, गेंडा स्वामी लगता है। मैंने ये कुछ बहुत ज़्यादा हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब वो बात बच्चों दिल को लग गई। और उसने, मान लो कि उस लड़की ने जिसका ब्रेकअप किया उसने कोई नया बॉयफ्रेंड बना लिया होगा, और उसका वो जो नया बॉयफ्रेंड था वो सच में बहुत स्मार्ट था। ही वॉज टॉल, वो तो मैं नहीं बन सकता था। थोड़ा सांवला था और लोग बोलते थे कि हैंडसम भी है। तो वहाँ से मैंने रियलिटी को फेस किया। उस लड़की का मैसेज भी शायद किसी के मोबाइल में तो होगा, मतलब अगर किसी का ऐसा हुआ होगा, अपने साथ हुआ नहीं, बट अपन मजाक कर रहे हैं। तो बच्चों उस दिन से फिर मेरे जीवन में क्या है बच्चों, जीने की एक, नहीं नहीं बाबा मजाक ही कर रहा हूँ, मैं जेन्युइन नहीं हूँ, मतलब मैं सीरियस नहीं हूँ यहाँ पे। जेन्युइन हूँ बट सीरियस नहीं हूँ। तो बच्चों ना, सब बच्चों दर्द तो बहुत आ गया जीवन में, और उसके बाद फिर मैंने चेंज करना अपने आप को क्या किया। एंड बाय दिस टाइम ब्रेकअप इज अ पार्ट, ब्रेकअप तो अपन इस चक्कर में पढ़ते नहीं है, बट डॉक्टर ने मेन कहा कि यू आर वेरी प्रोन टू डायबिटीज। और मुझे पता है डायबिटीज वाले का दर्द क्या होता है, बिकॉज माई मदर इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज।
तो फिर मैंने मिल्खा सिंह बन गया बच्चों में। फिर ऐसा, और उसी समय मिल्खा सिंह वाली मूवी आई थी ना, फिर मैंने, तो बच्चों आप समझो। सो डोंट यू थिंक सो यू नीड एन इंडिपेंडेंट पर्सन इन योर लाइफ? हाँ या ना? और इसीलिए कंपनी में भी क्या चाहिए हमको, ऐसे डायरेक्टर चाहिए जिनका कंपनी में ना ही शेयर होल्डिंग हो ना ही कुछ हो, जिनका सैलरी भी उतना ना हो। मतलब जो लोग बोर्ड में बैठे, कहाँ पे बैठे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठे, और अगर अगर प्रमोटर डायरेक्टर या फिर दूसरे डायरेक्टर्स जो हैं वो क्या करें, उल्टे सीधे फैसले लो, तो क्या नहीं से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सीधे उनको रोक दे कि बॉस ये डिसीजन आप क्या ले रहे हो। सो वी नीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन द कंपनी। मैं आप लोगों के लिए आपका भाई भी हूँ, आपका दोस्त भी हूँ, आपका यार भी हूँ, बट मुझे लगता है कि चीज़ें गलत है तो मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाता हूँ। आज सुबह मैं क्या बन गया था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गया था। बाकी दिन भर मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहता हूँ, बिल्कुल आपके साथ मैं प्यार से बात करूंगा। एंड आई, क्यों गलत बोलूँ, आप सबसे मैं प्यार करता हूँ यार, मेरी जिंदगी में है ही कौन। अपनी फैमिली ज़्यादा टाइम में तुम्हारे साथ स्पेंड करता हूँ, तो तुम्हारी अगर तरक्की ना देखूं तो जीने का मतलब क्या है। सो कभी कभी मैं बन जाता हूँ दोस्त, कभी कभी बन जाता हूँ भाई, और कभी कभी बन जाता हूँ कसाई। हाँ या ना बच्चों? कट 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 कट, यस और नो बच्चों? सो यू नीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के का फायदा क्या होगा बच्चों? ये लोगों का कंपनी में कोई डायरेक्ट दिलचस्पी नहीं है। इन लोगों की कंपनी में क्या नहीं है बच्चों, कोई डायरेक्ट दिलचस्पी नहीं है, और इसलिए इस कारण से ये क्या करेंगे, इस कारण से ये लोग हर मुद्दे के ऊपर क्या रखेंगे, अपनी इंडिपेंडेंट राय रखेंगे। इज दैट क्लियर? सो इसलिए हम इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलते हैं। लेकिन तो कंपनीज एक्ट के अंदर एक 149 सबसेक्शन 6 जो है वो क्या है, क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो एक डायरेक्टर अगर क्या करेगा, 149 सबसेक्शन 6 के क्राइटेरिया को मीट करेगा, तभी हम उसको क्या मानेंगे, देन ओनली वी विल बी कंसिडरिंग हिम एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इज दैट क्लियर? आज के लिए बस करेंगे बच्चों, हो गया टाइम। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, विल मीट टुमारो। यस यस यस, गॉड ब्लेस बेटा।